अध्याय 1 द इन्फिनिट ट्रेन प्रोजेक्ट। भोपाल शहर में दोपहर का सूरज धीरे धीरे चमक रहा था, साथ में एक हल्की हवा भी चल रही थी। एक ऊंची अपार्टमेंट की बालकनी पर एक हल्की सी चमक कुछ पलों के लिए झिलमिलाई। एक आदमी ने सूरज की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, फिर अपनी घड़ी में समय देखा और अपने खगोलीय दूरबीन का संक्षेप बंद कर दिया। दूर क्षितिज पर बादलों के नीचे शहर अजीब तरह से शांत था। शहर की ऊंचाई पर बादलों का एक विशाल समूह एक पहाड़ की तरह मंडरा रहा था, विशाल और अचल। बीप बीप, उसकी घड़ी से एक अलर्ट की आवाज आई। शाम 5 बजे, रात होने में अभी भी 1.5 घंटा बाकी था। उस आदमी ने एक लोहे की चेन खींची, जिससे एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया मिश्र धातु का शटर उस जगह के बाहर उठ गया, जो मूल रूप से एक फर्श से छत तक की खिड़की थी। कमरा अंधेरा हो गया क्योंकि सूरज की रोशनी मिश्र धातु के पैनलों के बीच के गैप से छनकर आ रही थी, जिससे आपूर्ति से भरे एक लिविंग रूम में सीधी रेखाओं में रोशनी पड़ रही थी। बज बज, एक अजीब सी आवाज गूंजी और आदमी ने अपना काम रोक दिया, सिर झुकाकर सुनने लगा। एक ही पल में उसका भाव बदल गया। उसने आत्मरक्षा के लिए एक छोटी कटार पकड़ी, उसे अपनी कमर में बांधा और सावधानी से अपार्टमेंट से बाहर निकलकर छत पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। दूर से एक हेलीकॉप्टर धीमी उड़ान भर रहा था, उसके विशाल रोटर ब्लेड की गड़गड़ाहट लगातार तेज होती जा रही थी। वूश, आदमी ने पता नहीं कहां से एक लंबी पानी की पाइप निकाली, उसके एक सिरे पर एक नारंगी फटा हुआ कपड़ा बांधा और हेलीकॉप्टर की तरफ तेजी से लहराने लगा। हेलीकॉप्टर के अंदर हेडफोन पहने एक लड़की ने नारंगी चमक देखी और चुपचाप अपनी उंगली को खिड़की पर घुमाया। विक्रम, आगे की सीट पर बैठा पायलट भी छत पर नारंगी सिग्नल देख चुका था और संकोच करते हुए पूछा। विक्रम नाम का आदमी एक सूट पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसने खिड़की के बाहर संक्षेप में देखा, फिर एक उदासीन भाव के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं और ठंडे लहजे में कहा, ख्वाब देखना बंद करो। इन भिखारियों की जिंदगी की परवाह कौन करता है। पायलट शांत हो गया। लड़की की नज़र देखकर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी आवाज़ तेज की, क्या हुआ? सहानुभूति हो रही है। ये याद रखो, वे हमारे जैसे नहीं हैं। अगर कल दुनिया का अंत हो जाए तो भी हम आखिरी लोग होंगे जो मरेंगे, समझे? लड़की का भाव ठंडा हो गया, उसकी नज़र बाहर के दृश्य पर टिकी हुई थी। वह साफ तौर पर उस आदमी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। वूश टिल्ड हेलीकॉप्टर आसमान के ऊपर से दहाड़ता हुआ गुजरा। दूर की छत पर खड़ा आदमी पूरे दृश्य को देखते हुए धीरे धीरे अपनी छड़ी को नीचे किया और विचारपूर्वक दूर तक देखने लगा। लानत है, कितना अच्छा विमान था, बेकार गया। वो कुछ मिनट बाद हेलीकॉप्टर के अंदर एक आपातकालीन अलार्म बज उठा। स्टॉल वार्निंग, स्टॉल वार्निंग। क्या हो रहा है? हमने अचानक लिफ्ट खो दी है। यह कोई अज्ञात एयर वर्टेक्स हो सकता है। युवा को पायलट का भाव पूरी तरह से बदल गया क्योंकि वह उड़ान को स्थिर करने के लिए हाथ पांव मार रहा था। अचानक आए इस संकट ने सभी को अस्त व्यस्त कर दिया। हम हवा में हैं, दिन के उजाले में। क्या हमें किसी तरह का भूत मिला है? पीछे बैठे एक समय शांत रहने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चिल्लाया। पायलट ने ऑनबोर्ड रडार पर नजर डाली, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। अचानक कॉकपिट के अंदर की रोशनी बदल गई, जैसे कि कोई परछाई आ गई हो। घबराकर उसने अपनी गर्दन घुमाकर विंडशील्ड से ऊपर की ओर देखा। जो उसने देखा उससे उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका चेहरा एक पल में ही पीला पड़ गया। उनके ऊपर बादलों के विशाल समूह के अंदर एक भयानक काली परछाई हल्की सी झिलमिला रही थी, जो आसमान और सूरज को ढक रही थी। बादल हिंसक रूप से हिल रहे थे और हवा जबरदस्त तेजी से बह रही थी। हेलीकॉप्टर एक जबरदस्त खिंचाव बल में फंस गया, जो बेकाबू होकर आसमान में ऊपर की ओर जा रहा था। चेतावनी, चेतावनी, लानत है। कैप्टन, हम क्या करें? घबराकर युवा को पायलट ने पायलट की ओर देखा तो पाया कि वह अचंभित था। उसकी नज़र का पीछा करते हुए को पायलट ने भी ऊपर देखा। जैसे जैसे उनकी ऊंचाई बढ़ी, बादलों की पतली परतें बिखर गईं। आखिरकार कॉकपिट में बैठे दोनों आदमियों ने बादलों के अंदर की काली परछाई को साफ साफ देखा। ये एक विशाल मानव लाश थी। विशाल मानव लाश बादलों की परतों के भीतर औंधी पड़ी तैर रही थी। उसकी परछाई ने आसमान और सूरज को ढक रखा था। उसके धड़ का वह हिस्सा जो बादलों से बाहर दिखाई दे रहा था, उसकी लंबाई कम से कम 10 किलोमीटर थी। विशाल लाश बिना हिले डुले लटकी हुई थी, जो पहली नज़र में एक तैरते हुए महाद्वीप की तरह लग रही थी। उसका शरीर पूरी तरह से ग्रे काला था, जिसकी सूखी त्वचा पर सूखी घाटी जैसी झुर्रियां खुदी हुई थीं। उसकी पिच ब्लैक खोखली आंखों में जीवन का कोई निशान नहीं था, लेकिन जब वह शहर के ऊपर ऊंची जगह पर तैर रही थी तो एक अजीब सी दहशत की भावना थी। अब बेबस हो चुके हेलीकॉप्टर के अंदर आतंकित चीखें फूट पड़ीं। पीछे लड़की का चेहरा भूत की तरह पीला पड़ गया, उसकी पुतलियां एक बढ़ती हुई अंधेरी में समा गईं। तूफानी हवाएं हेलीकॉप्टर के धड़ को बेरहमी से फाड़ रही थीं। कई टन की औद्योगिक मशीन हवा में धूल के एक कण से ज्यादा कुछ नहीं थी। अदृश्य खिंचाव बल ने उसे तुरंत ऊपर की ओर खींच लिया, उसे बादलों में निगल लिया।
कुछ ही पलों बाद वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। छत पर वापस राघव ने पूरे दृश्य को देखा, उसका भाव अंधेरा था। बस उस पल क्षितिज पर एक रोशनी की चमक दिखाई दी। कुछ महसूस करते हुए राघव ने अपने होठों के बीच से शाप दिया, शटर, और तेजी से अपने अपार्टमेंट की तरफ चला गया। उसने खिड़की के शटर बंद कर दिए, सीढ़ियों में डिओडोराइजर स्प्रे किया और लोहे के दरवाजे बंद कर दिए। अब वह बस रात होने का इंतजार कर सकता था। बीप बीप। शाम 6:45 बजे। दूसरी बार क्षितिज रोशनी से जगमगाया। सूरज ढल चुका था और शहर अंधेरे में समा गया था। पिच ब्लैक शहर में गलियों में भयावह फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, जबकि परछाइयों में तेज चीखें गूंज रही थीं। दहशत मंडरा रही थी। अजीब सा माहौल आ गया था। कमरे के अंदर रिकॉर्ड प्लेयर धीरे धीरे घूम रहा था, जिसमें जैज़ की धीमी धुन पूरे कमरे में भर रही थी। राघव एक एप्रन पहने रसोई में शांत भाव से खड़ा था, आराम से एक कैन खोल रहा था। इलेक्ट्रिक स्टोव पर टमाटर और बीफ ब्रिस्केट सूप का एक बर्तन उबल रहा था, जिससे एक मोहक सुगंध निकल रही थी। कटिंग बोर्ड पर धनिया की एक जीवंत हरी टहनी पड़ी थी, जो छत के बगीचे से एक दुर्लभ फसल थी। ऐसे समय में हरे रंग का एक स्पर्श भी खुशी की एक पल भर की भावना ला सकता था। उसने धनिया को बारीक काटा और उसे सावधानी से बर्तन में छिड़क दिया। एक भी टुकड़ा उसकी नज़र से नहीं बच पाया, यहाँ तक कि चाकू से चिपके हुए छोटे टुकड़े को भी मिला दिया गया। बाहर रात मंडरा रही थी, गहरी और निराशा से भरी हुई। फर्श के नीचे से हल्की, जानबूझकर उठाए गए कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। पिच ब्लैक गलियारों में कहीं एक अजीब, कर्कश सांस सुनाई दे रही थी। लेकिन राघव परेशान नहीं था। जैसे कि वह अप्राकृतिक परिवेश का आदी हो गया हो, उसने अभ्यास के साथ मेज लगाई और एक टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में अपना रात का खाना खाया। सूरज अब दोपहर तक रहता है। अगली ध्रुवीय रात 5 दिन से भी कम दूर है, उसने बुदबुदाया। मेज पर खाते समय राघव एक छोटी पत्रिका में नोट्स लिख रहा था। उसके स्टोर रूम में बैटरियां और जनरेटर मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर को चालू रखने और अलार्म सिस्टम को बिजली देने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। हालांकि प्रकाश से पूरी तरह से बचा जाता था, यह उसके आश्रय को अंधेरे में डूबे शहर में एक चमकते हुए बीकन में बदल देता था। अपना भोजन खत्म करने के बाद उसने दिन की कमाई को छांटना शुरू कर दिया। 2 कैन, पानी की 2 बोतलें, ओह, और चिप्स का एक पैकेट जिसकी मियाद खत्म हो चुकी है। अजीब बात यह थी कि बड़ा बैकपैक खाने और पानी से भरा नहीं था, बल्कि उसमें तरह तरह के कबाड़ का संग्रह था। कुछ टूटे हुए फ़ोन, एक पुराना स्पीकर, एक टूटा हुआ शेवर और एक हेयर ड्रायर। राघव के लिए ये बेकार चीज़ें खजाना थीं। एक हल्की मुस्कान के साथ उसने अपना हाथ पुराने स्पीकर पर रखा। एक ही पल में उसके हाथ और उसकी पुतलियों के चारों ओर एक हल्की सी फॉस्फोरेसेंट चमक दिखाई दी। उसके बाल धीरे से फड़फड़ाए, हालांकि कोई हवा नहीं थी, क्योंकि एक असामान्य शक्ति जागृत होती हुई लग रही थी। कुछ ही पलों बाद चमक गायब हो गई और स्पीकर जिसे उसने छुआ था, वह अचानक भूरे रंग की राख के एक छोटे ढेर में बदल गया जो फर्श पर बिखर गया। भक्षण सफल। जोड़ एक मैकेनिकल सोर्स पॉइंट, जोड़ एक मैकेनिकल डेवोर स्किल दक्षता। बोनस शक्ति जोड़ एक वर्तमान मैकेनिकल हॉट लेवल LV.1 नोट। मैकेनिकल हॉट को अपग्रेड करने से विशेष कौशल पुरस्कार मिलते हैं। LV3, LV6 और LV9 पर रहस्यमय जागरण अनलॉक हो जाएगा। विशेषताएं: शक्ति LV12250 गति, LV02830 सुरक्षा, LV01530 वर्तमान कौशल मैकेनिकल डेवोर, LV.1265/300 मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग, LV.1112/300 मैकेनिकल स्कैन निष्क्रिय मैकेनिकल रिपेयर निष्क्रिय मैकेनिकल ऑपरेशन निष्क्रिय परिचित सिस्टम इंटरफेस उसके सामने जगमगा उठा। राघव की आंखें चमक उठीं। किसने सोचा होगा कि एक पुराने स्पीकर को नष्ट करने से उसकी शक्ति 1 पॉइंट बढ़ जाएगी। शक्ति में 1 पॉइंट को कम मत आंको। जब से उसकी शक्ति LV.0 से LV.1 तक बढ़ी थी, राघव ने एक परिवर्तन का अनुभव किया था। वह पहले एक कमज़ोर कॉलेज का छात्र था जो पानी की एक बाल्टी उठाने के लिए भी संघर्ष करता था, लेकिन अब वह आसानी से एक बार में 100 वन आर्म्ड पुशअप्स कर सकता था। ये बदलाव आश्चर्यजनक था। शुरू में उसने सोचा कि उसकी क्षमता कमज़ोर है, लेकिन समय के साथ उसे इसकी विशाल क्षमता का एहसास हुआ। अगर वह अपनी शक्ति और गति को अपग्रेड करना जारी रख सकता, तो उसकी लड़ने की क्षमता एक दिन बढ़ी हुई काया वाले उत्परिवर्तित क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं के बराबर हो सकती थी। भक्षण सफल। जोड़ एक मैकेनिकल सोर्स पॉइंट। भक्षण सफल। जोड़ एक मैकेनिकल सोर्स पॉइंट। अगले कुछ टूटे हुए फ़ोनों ने कोई विशेषता नहीं बढ़ाई, जिससे वह निराश हो गया। ऐसा लगता है कि बड़े, ज़्यादा शक्तिशाली डिवाइस बेहतर परिणाम देते हैं, उसने बुदबुदाया, एक बार कार के इंजन को नष्ट करने के पिछले प्रयास को याद करते हुए। उस एक प्रयास ने उसके मैकेनिकल सोर्स पॉइंट्स को 20 बढ़ा दिया था और 5 विशेषता पॉइंट्स दिए थे। हालांकि जिस कारण से उसने अब छोटी चीज़ों को चुना और उन्हें अपने अपार्टमेंट में वापस लाने पर जोर दिया,
वह सरल था, बड़ी यांत्रिक संरचनाओं को भस्म करने में काफ़ी ज़्यादा समय और ऊर्जा लगती थी। जब उसने कार के इंजन को भस्म किया था तो उसे 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगा था और वह पूरी तरह से थक गया था, जैसे कि वह किसी भयानक परीक्षा से गुजरा हो। वह भाग्यशाली था कि वह ज़ॉम्बी या घोल द्वारा हमला किए बिना उस स्थिति से बच निकला। उसका जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। तब से राघव ने अपना सबक सीख लिया था, धैर्य कुंजी थी। जल्दबाजी करने से केवल खतरा होता था। वह जीवित रहने के पहले सिद्धांत का सख्ती से पालन करता था। लेकिन उसने जो उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि जब उसने हेयर ड्रायर को नष्ट किया तो उसके सामने का इंटरफेस अचानक सोने की तरह चमक उठा। भक्षण सफल, जोड़ एक मैकेनिकल सोर्स पॉइंट, जोड़ एक मैकेनिकल डेवोर स्किल दक्षता। बोनस, आपने विंड कैनन कौशल प्राप्त कर लिया है। विंड कैनन LV.1, अपनी उंगलियों पर हवा को केंद्रित करें और विनाशकारी बल पैदा करने के लिए इसे तुरंत छोड़ें। एक कौशल, राघव की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये पहली बार था जब उसने अपनी मैकेनिकल डेवोर क्षमता से एक कौशल प्राप्त किया था। किसने सोचा होगा कि साधारण चीज़ों का उपभोग करने से कौशल अनलॉक हो सकते हैं। एक हेयर ड्रायर और अब एक विंड कैनन, ये किस तरह का तर्क था। अपनी उत्तेजना को दबाते हुए राघव ने अपने विचारों को केंद्रित किया। उसने अपनी उंगली उठाई और दूर रखे सोफे की ओर इशारा किया। वूश, कमरे में हवा के कटने की एक हल्की आवाज़ आई। सोफे पर रखा तकिया अचानक फट गया, जैसे कि किसी अदृश्य चीज़ से टकराया हो। अंदर की रुई बर्फ के टुकड़ों की तरह बिखर गई। अरे बाप रे, राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने जानबूझकर विंड कैनन की शक्ति को ज्यादा शोर करने से बचने के लिए रोक रखा था, लेकिन इस छोटे से परीक्षण ने भी इसकी विनाशकारी क्षमता का प्रदर्शन किया। अगर वह इसे पूरी ताकत से छोड़ता तो यह निस्संदेह एक घातक हथियार बन सकता था। वर्ष 2069 में सर्वनाश का दिन आ गया। पूरी दुनिया में 13 विशाल भक्षण क्षेत्र, जिनमें से प्रत्येक का व्यास सैकड़ों किलोमीटर था, उभरे। आधिकारिक तौर पर पाताल नाम के इन क्षेत्रों ने रहस्यमय जीवित संस्थाओं की तरह व्यवहार किया, जो अंधेरे की लहरों को बाहर की ओर फैलाते थे। अंधेरे की इन लहरों को, जिन्हें डार्क टाइड्स के रूप में जाना जाता था, ने हर 2 दिनों में नए क्षेत्रों को निगल लिया, एक बार में कई 100 किलोमीटर तक विस्तार किया। दिन का उजाला छोटा होता गया और एक बार जब एक निश्चित चक्र पर पहुंच जाता तो प्रभावित क्षेत्र एक ध्रुवीय रात में प्रवेश कर जाते। ध्रुवीय रात के दौरान अत्यधिक मौसम की घटनाएं, जैविक संक्रमण, ज़ॉम्बी के झुंड और पाताल से अकल्पनीय भयानक चीजें दुनिया पर उतर आईं। मानवता को आगे बढ़ते हुए अंधेरे से बचने के लिए एक बड़े पैमाने पर पलायन शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सर्वनाश शुरू होने के बाद पाताल से विकिरण के तहत आबादी का एक छोटा हिस्सा उत्परिवर्तित हो गया, जिसने विभिन्न अलौकिक क्षमताएं प्राप्त की। इसने उन्हें जीवित रहने के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण बढ़त दी। राघव ऐसे ही एक व्यक्ति थे। जल्द ही क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं के नेतृत्व वाले जीवित रहने वाले समूह अंधेरे में चिंगारी की तरह उभरने लगे। भोपाल शहर आपातकालीन रिपोर्ट, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों से सभी 6 निगरानी दल लापता हो गए हैं। बचे हुए लोगों को ध्यान दें, पूर्व की ओर भागें। क्षमता उपयोगकर्ता एलेक्स द्वारा स्थापित ओएसिस कॉन्वॉय कल शाम 4 बजे वाइट डिस्ट्रिक्ट में वॉलमार्ट से प्रस्थान करेगा। केवल 16-50 वर्ष की आयु के व्यक्ति जो अच्छी शारीरिक स्थिति में हैं, उन्हें स्वीकार किया जाएगा। बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर आपके पास आग्नेयास्त्र, हथियार या बड़ी मात्रा में आपूर्ति है तो आप एक अतिरिक्त परिवार के सदस्य को ला सकते हैं। भोपाल सिटी बनकर सभी क्षमता उपयोगकर्ताओं और सुंदर महिलाओं का स्वागत करता है। हम भोपाल शहर में एक सैन्य श्रेणी के परमाणु आश्रय में स्थित हैं, जिसमें 300 से ज्यादा सदस्य हैं, काम का साफ बंटवारा है और ध्रुवीय रात का सामना करने की क्षमता है। मैं मिंगवांग समुदाय में ब्लॉक ए, अपार्टमेंट 1304 में हूँ। मेरे पास बहुत सारी आपूर्ति और जीवित रहने के लिए विशेष रूप से संशोधित एक घर है। मैं केवल 16-30 वर्ष की महिलाओं को स्वीकार करता हूँ, कोई बदसूरत नहीं। आनंदा मानवता के बुरे विचारों को साफ करने के लिए निर्माता द्वारा भेजा गया एक दूत है। जब तक आप ईमानदार पश्चाताप महसूस करते हैं, आप हमारे पैराडाइज फेथ में शामिल हो सकते हैं। पानी, भोजन और शुद्ध युवा लड़कियों की भक्तिपूर्वक भेंट देकर अपने आप को आपदा से मुक्त करें। उद्धारकर्ता निर्दोषों को बख्श देगा। जो लोग कठिनाई में मुक्ति चाहते हैं वे 139 पर संपर्क करें। मैं भोपाल सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट से प्रोफेसर सचिन हूँ। मेरी गणना के अनुसार भोपाल शहर 5 दिनों में फिर से ध्रुवीय रात में निगल लिया जाएगा। इस बार कोई सूरज नहीं होगा। हा हा हा, ये खत्म हो गया है। भौतिकी, कितना हास्यास्पद। कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। हा 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 हा। अंधेरे में राघव ने धीरे धीरे रेडियो डायल को समायोजित किया, एक के बाद एक चरम संदेशों के माध्यम से ट्यूनिंग की। ऐसा लगता था कि पहली ध्रुवीय रात का अनुभव करने के बाद भोपाल शहर के ज्यादातर बचे हुए लोग पहले ही भाग गए थे। पिछली ध्रुवीय रात, जो पूरे 21 दिनों तक चली थी, ने एक बार लाखों की आबादी वाले भोपाल शहर को एक नरक में बदल दिया था। और कौन जानता था कि अगली ध्रुवीय रात कब तक चलेगी।
क्या उसकी आपूर्ति तब तक टिकेगी जब तक सुबह वापस नहीं आ जाती? इन्फिनिट ट्रेन भर्ती प्रोजेक्ट 320,000 किलोमीटर की ग्रहणीय कक्षीय रेल के साथ दौड़ने के लिए एक पूरी तरह से सशस्त्र भारी ट्रेन को इकट्ठा करें। राघव ने अपना फ़ोन अनलॉक किया और एक पोस्ट खोला जिसे उसने पिछली ध्रुवीय रात शुरू होने से पहले एक स्थानीय फोरम पर बनाया था। प्रतिक्रियाएं बहुत कम थीं और उनमें से ज़्यादातर व्यंग्य से भरी हुई थीं। तुमने बहुत ज़्यादा स्नोपियर्सर देख लिया है ना? भाई, वैश्विक पावर ग्रिड ढह गया है। तुम इसे बिजली के बिना कैसे चलाओगे? यहाँ तक कि एक गैस से चलने वाला लोकोमोटिव भी यह 1 घंटे में कम से कम 50 लीटर ईंधन जलाता है। अगर मेरे पास इतना ईंधन होता तो मैं सिर्फ एक ऑफ रोड ट्रक चलाता। सर्वनाश के बाद का विदूषक। रुको, जब तक तुम एक टूटी हुई पटरी से टकराते हो और तुम्हें हकीकत का पता चलता है। सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छा लगता है, स्टील का बना एक मोबाइल किला। एक ज़ॉम्बी का झुंड भी इसे तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन सपने सपने होते हैं, ये बस यथार्थवादी नहीं है। मूर्ख। पोस्ट में राघव ने विभिन्न कार्यात्मक गाड़ियों से सुसज्जित एक किलेबंद ट्रेन बनाने की अपनी योजना की रूपरेखा दी थी। रहने के क्वार्टर, आपूर्ति भंडारण, चिकित्सा सुविधाएं, रोपण क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन और उत्पादन इकाइयां। वह सक्रिय रूप से सदस्यों की भर्ती कर रहा था, लेकिन आवश्यकताएं सख्त थी। प्रत्येक सदस्य के पास या तो अलौकिक क्षमताएं होनी चाहिए या ट्रेन के संचालन के लिए प्रासंगिक विशेष कौशल होने चाहिए। एक पूरी तरह से सशस्त्र अजेय भारी ट्रेन ध्रुवीय रात से बचने के लिए ग्रहणीय रेल के साथ पूर्व की ओर दौड़ रही थी। भले ही उसे रास्ते में रुकना पड़े, उसके किलेबंद बख्तरबंद गाड़ियां ज़ॉम्बी के झुंडों और अंधेरे में छिपी हुई अजीब विसंगतियों के हमलों का सामना करने में सक्षम होंगी। ये जंगली रूप से रोमांटिक और पूरी तरह से पागलपन भरा दोनों था। लेकिन ध्रुवीय रात के बाद ज़्यादातर इंटरनेट और बिजली के बुनियादी ढांचे ढह गए थे। पोस्ट को बहुत समय से कोई नई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। अब रेडियो पर प्रसारित होने वाले बचे हुए लोगों की बिखरी हुई आवाज़ों के अलावा पूरा भोपाल शहर अजीब तरह से शांत था। अध्याय 2, सर्वनाश की सहायता पुकार। अगले दिन जब आसमान आखिरकार चमका, तब तक दोपहर का 1 बजे बज चुका था। रात का काला आवरण एक धीरे धीरे होने वाली सूर्योदय के बिना ही पीछे हट गया, जिससे आसमान साफ हो गया और दोपहर के सूरज की ओर थोड़ा झुका हुआ था। अब दिन का उजाला एक दिन पहले की तुलना में 1 घंटे बाद आता था। भोपाल शहर की भौगोलिक स्थिति और उसके गर्मी के समय के क्षेत्र के आधार पर, जहां सूर्यास्त अभी भी शाम 6:45 बजे के आसपास होता था, इसका मतलब था कि सिर्फ 5 और दिनों में इस जगह पर अब सुबह नहीं आएगी। अपार्टमेंट के अंदर राघव ने अपनी छोटी कटार को अपने बैकपैक से बांध लिया। अपनी बालकनी से पड़ोसी की यूनिट में कूदकर वह अपने स्थापित रास्ते का पालन करते हुए एक भूमिगत नागरिक सुरक्षा सुरंग तक पहुंचने तक इमारत के नीचे की ओर बुनाई करने लगा। यह उसे सबवे सिस्टम के एक हिस्से में ले गया, विशेष रूप से पूर्व विश्वविद्यालय टाउन स्टेशन पर एक रखरखाव क्षेत्र। सर्वनाश शुरू होने के बाद से स्टेशन पूरी तरह से जर्जर हो गया था। प्लेटफॉर्म पर ज़ॉम्बी को राघव ने पहले ही साफ कर दिया था, जिससे ये क्षेत्र उसकी निर्धारित ट्रेन असेंबली साइट बन गया था। सुरंग में गहराई तक चलते हुए राघव जंगलगी और उपेक्षित पटरियों के पास पहुंचा। वहां परछाइयों में एक विशाल स्टील का बेहेमोथ बैठा था, व्हील 03 भारी गैस टर्बाइन लोकोमोटिव। ये 200 टन का यांत्रिक दानव ध्रुवीय रात से बचने के लिए राघव का गुप्त हथियार था। क्लिक। उसने एक टॉर्च चालू की और उसकी सफ़ेद बीम पिच ब्लैक सुरंग को काट रही थी। अपने सामने विशाल लोकोमोटिव को घूरते हुए राघव की नसें उत्साह और आशंका के मिश्रण से झुंझुनी कर रही थीं। व्हील 03 30 साल पहले की एक उत्कृष्ट कृति थी, जिसे अल्स्टॉम ट्रांसपोर्ट और चीन के CRRC कॉर्पोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। अल्स्टॉम के प्राइमा लोकोमोटिव प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के आधार पर इसे एक उच्च शक्ति वाले 10 सिलेंडर गैस टर्बाइन माल इंजन के रूप में सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया था। लोकोमोटिव की लंबाई 36 मीटर से ज़्यादा और चौड़ाई 3.2 मीटर थी। इसके थोपने वाले फ्रेम के नीचे चौंका देने वाली ऊर्जा क्षमता थी 18,500 हॉर्स पावर की कर्षण शक्ति, जो दर्जनों सुपरकारों के संयुक्त आउटपुट के बराबर थी। यह आसानी से हज़ारों टन माल को खींच सकता था। राघव के लिए ये लोकोमोटिव उसकी यांत्रिक क्षमताओं के लिए एकदम सही प्लेटफॉर्म था। इसकी खोज ने इन्फिनिट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए दृष्टि को जगाया था। ट्रांसमिशन शाफ्ट, ब्रेक पैड और पावर टर्बाइन की जांच करें, राघव ने खुद से बुदबुदाया। उसकी मैकेनिकल हॉट क्षमता 3 मूलभूत कौशल के साथ है: मैकेनिकल स्कैन, मैकेनिकल रिपेयर और मैकेनिकल ऑपरेशन। सरल शब्दों में, जब तक राघव एक मशीन के सिद्धांतों को समझता था जिसे उसने छुआ था, वह बुनियादी नियंत्रण, मरम्मत कर सकता था और यहां तक कि स्कैनिंग के माध्यम से डिवाइस के होलोग्राफिक ब्लूप्रिंट भी बना सकता था। हालांकि ये 3 निष्क्रिय कौशल अपग्रेड करने योग्य नहीं थे। व्हील 03 को प्राथमिक प्रणोदन के लिए ईंधन और सहायक कार्यों के लिए बिजली की आवश्यकता थी। जबकि ईंधन सर्वनाश के बाद की दुनिया में सबसे दुर्लभ संसाधनों में से एक था, राघव की मैकेनिकल हॉट अपनी क्षमता का उपयोग करके सीधे लोकोमोटिव को शक्ति दे सकती थी, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए।
ये क्षमता किसी चमत्कार से कम नहीं थी। हालांकि आउटपुट पावर उसकी व्यक्तिगत सहनशक्ति पर निर्भर करती थी। उसकी वर्तमान सीमाओं पर ऑपरेशन की सीमा अभी भी प्रतिबंधित थी। उसने कहा, राघव के मानव बैटरी के रूप में कार्य करने के साथ, रास्ते में अतिरिक्त संसाधनों को खंगालते हुए और संभवतः बिजली उत्पादन प्रणालियों या छोटे परमाणु रिएक्टरों को प्राप्त करते हुए ऊर्जा का मुद्दा अंततः पूरी तरह से हल हो सकता था। लोकोमोटिव के अलावा, राघव ने विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए 3 अतिरिक्त गाड़ियों को संशोधित किया था। इन्हें पुरानी यात्री कारों से फिर से इस्तेमाल किया गया था। लिविंग कैरेज, आपूर्ति स्टोर करने और रहने वाले क्वार्टर के रूप में सेवा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खाली कैरेज, भविष्य के उपयोग के लिए आरक्षित हरे पौधों को उगाने के लिए एक खेती क्षेत्र के रूप में इरादा था। आदर्श रूप से, इसमें पौधे की खेती के लिए एक जल ऑक्सीजन परिसंचरण प्रणाली होगी। हालांकि इस क्षेत्र में विशेषज्ञता की कमी के कारण राघव ने इसे अस्थायी रूप से खाली छोड़ दिया था। टूल कैरेज उपकरणों, एक मोटरसाइकिल, एक क्रेन, एक वेल्डिंग मशीन और रास्ते में खंगाली गई किसी भी सामग्री के लिए एक भंडारण क्षेत्र। राघव चौथी गाड़ी तक चला गया और वाहन के बाहरी हिस्से पर अपना हाथ रखा। अपनी मैकेनिकल हॉट को सक्रिय करते हुए एक कस्टम हाइड्रोलिक लिफ्ट नीचे उतर गई। गाड़ी के अंदर एक मोटरसाइकिल थी जिसे स्टॉप के दौरान संसाधनों को इकट्ठा करने में उसकी मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। लिफ्ट पर चढ़कर उसने एक वेल्डिंग मशीन नीचे लाए। पटरियों के पास सामग्रियों का एक ढेर पड़ा था, ज़्यादातर रोल्ड स्टील प्लेटें, उच्च शक्ति टंगस्टन स्टील और मैंगनीज स्टील। ये सभी भोपाल शहर के विशेष इस्पात कारखाने से खंगाले गए थे। ये उसके द्वारा कल्पना किए गए बख्तरबंद किले को बनाने के लिए आदर्श सामग्री थे। बस, राघव के सामने एक चमकता हुआ इंटरफेस दिखाई दिया जिसमें उसके द्वारा खुद खींचे गए ब्लूप्रिंट प्रदर्शित हो रहे थे। उनमें से मिश्रित कवच प्लेटिंग के लिए एक डिज़ाइन था। आग्नेयास्त्र ब्लूप्रिंट भी थे, जैसे कि ग्लॉक 23.40 कैलिबर हैंडगन ब्लूप्रिंट जिसे उसने लुटेरों के एक समूह को निहत्थे करने के बाद अपनी मैकेनिकल स्कैन कौशल का उपयोग करके निकाला था। हालांकि समस्या संसाधन आवश्यकताएं थीं। उच्च मिश्र धातु क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील 120 ग्राम, मूल स्टील 300 ग्राम, प्लास्टिक 195 ग्राम। राघव हताशा में करा उठा। इस तरह की मानकीकृत वस्तुओं की तुलना में उसे अपने मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग कौशल और मौजूदा सामग्रियों पर भरोसा करके कस्टम पुर्जों को DIY करना बहुत आसान लगा। क्लांग, राघव की आंखें हल्की सी चमक उठी क्योंकि उसके सामने का स्टील अपने आप ही हवा में तैरने लगा। अत्यधिक दबाव में धातु जल्दी से फिर से आकार ले लेती है और एक ही मिश्रित संरचना में फ्यूज हो जाती है। केवल 10 मिनट में मिश्रित कवच का 1.5 बाई 0.9 मीटर का टुकड़ा पूरा हो गया था। पुर्जों के निर्माण और संयोजन के लिए गहन ध्यान की आवश्यकता होती थी और उसकी सहायता करने के लिए कोई और नहीं होने के कारण राघव को दिन के घंटों के दौरान यथासंभव कुशलता से काम करना पड़ता था। कई घंटे बीत गए और राघव ने जालीदार दोहरी परत वाले मिश्रित कवच खिड़कियों के कई सेटों को इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की। टूल कैरेज से एक छोटी मोबाइल क्रेन का उपयोग करके उसने भारी कवच पैनलों को सावधानीपूर्वक गाड़ी के किनारों पर स्थिति में रखा, उन्हें सुरक्षित रूप से वेल्डिंग किया। वेल 03E का ड्राइवर कंपार्टमेंट अलगाव दरवाजों के माध्यम से ट्रेन के बाकी हिस्सों से पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। ये सुनिश्चित करता था कि पूरी ट्रेन एक ही किले के रूप में कार्य कर सके। राघव ने ट्रेन का नाम इन्फिनिट रखा था और यह उसके जीवित रहने के सपने को मूर्त रूप देता था। पहली गाड़ी उसके रहने वाले क्वार्टर और उसकी ज़्यादातर आपूर्ति के लिए भंडारण के रूप में कार्य करती थी। दूसरी गाड़ी, जैसा कि उल्लेख किया गया है, अंततः एक रोपण क्षेत्र बन जाएगा। हालांकि अभी के लिए ये खाली रही। तीसरी गाड़ी में उपकरण, मशीनरी और सामग्री थी जिसे वह अपने प्रोजेक्ट का विस्तार करने के लिए इकट्ठा कर रहा था। जैसे ही राघव अपने मोबाइल किले के निर्माण में तल्लीन था, उसका फोन अचानक हिल गया। चौंक कर वह जम गया। ज़्यादातर उपग्रह अब निष्क्रिय थे और उपग्रह संचार लगभग नॉन एग्जिस्टेंट था। उसने मुख्य रूप से डेटा, नक्शे और आपात स्थितियों को संग्रहित करने के लिए अपने फ़ोन को चार्ज रखा था। उसे एक कॉल की उम्मीद नहीं थी। सावधानी से जवाब देते हुए उसने दूसरी तरफ एक घबराई हुई महिला की आवाज़ सुनी। राघव, क्या तुम अभी भी भोपाल शहर में हो? मैं तुम्हारे इन्फिनिट ट्रेन प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहती हूँ। कॉल पूनम थी, राघव की पूर्व विश्वविद्यालय लेक्चरर। वह उसके संपर्क सूची से एकमात्र व्यक्ति थी जिससे वह सर्वनाश के शुरुआती दिनों में संपर्क करने में कामयाब रहा था। पूनम 27 साल की थी, बिना बॉयफ्रेंड के एक आश्चर्यजनक रूप से खूबसूरत महिला, भोपाल शहर की पूर्व सर्वनाश संस्कृति में व्यवहारिक रूप से एक विसंगति, जिसने जल्दी शादी और बच्चे पैदा करने को प्रोत्साहित किया। लंबी और सुरुचिपूर्ण एक बौद्धिक परिवार में जन्मी, वह सर्वोत्कृष्ट शहरी, अमीर और सुंदर थी। विश्वविद्यालय में वह सभी द्वारा प्रशंसित एक व्यक्ति थी। शुरू में जब राघव ने पूनम को अपनी ट्रेन परियोजना के बारे में बताया था, तो उसने इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया था।
राघव ने अपनी क्षमता का उसके सामने खुलासा नहीं किया था और योजना बहुत दूर की कोड़ी लग रही थी। तब पूनम अभी भी इस भोले विश्वास से चिपकी हुई थी कि एक बचाव दल उसके लिए आएगा। लेकिन जब भोपाल शहर ने अपनी पहली ध्रुवीय रात का अनुभव किया तो अनगिनत लोग निराशा में मारे गए और रात के भयानक डर ने बचे हुए लोगों की आखिरी परतों को खा लिया। राघव ने सामाजिक व्यवस्था के ढहने से सामने आए भयानक अत्याचारों को देखा था। इस क्रूर दुनिया में बिना क्षमताओं वाली एक महिला का जीवित रहने वाली टीमों में एक गैसोलीन के बैरल की तुलना में कम मूल्य था। उसने मान लिया था कि पूनम या तो किसी समूह के साथ चली गई थी या उसका अंत हो गया था। अब उसकी कॉल प्राप्त करना उसे आश्चर्यचकित कर गया। अगर वह भाग नहीं पाई थी तो वह इतने लंबे समय तक जीवित रहने में कैसे कामयाब रही थी। एक अपार्टमेंट में दरवाज़ा कसकर बंद था और पर्दे खींचे हुए थे। पूनम अस्त व्यस्त और लाउंजवियर पहने एक सोफे के कोने में बैठी हुई थी। जब उसने अपने फ़ोन की लगभग खत्म हो चुकी बैटरी को घूरा तो उसका भाव तनावपूर्ण था। उसके एक बार नर्म भरे हुए होंठ पीले थे और उसका शरीर अनैच्छिक रूप से कांप रहा था। 2 महीने तक उसने अपने जीवन की सबसे अंधेरी अवधि सहन की थी। दुर्लभ भोजन, अंतहीन रातें और अथक भय। हर रात अंधेरे से आने वाली भयानक आवाज़ों ने उसे जगा दिया। वह कमज़ोर थी, पहले से ज़्यादा पतली, और उसका मन ढहने के कगार पर था। शुरू में उसने एक आधिकारिक बचाव दल के आने का इंतज़ार किया था। उसके कुछ पुराने प्रशंसकों ने भी उसके दरवाजे पर आपूर्ति लाई थी। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि पूरी दुनिया की व्यवस्था ढह गई है और ध्रुवीय रात आ गई है तो वह समझ गई कि वह एक दुष्स्वप्न में फंसी हुई थी। निराशा शुरू हो गई और उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन ध्रुवीय रात बीतने के बाद भोपाल शहर की ज़्यादातर आबादी गायब हो गई थी। जो लोग बचे थे वे या तो पूर्व की ओर पलायन कर रहे थे या पागलपन में उतर गए थे। जो जीवित रहने वाली टीमें उसे लेने के लिए तैयार थीं, उनकी केवल एक ही मांग थी, अपनी कीमत साबित करने के लिए एक नग्न तस्वीर भेजें। ये तब था जब पूनम ने पूरी तरह से वास्तविकता को समझ लिया। वह प्रशंसित विश्वविद्यालय शिक्षक नहीं थी या वह महिला नहीं थी जिसने एक बार भोपाल शहर के कुलीनों के दिलों पर कब्जा कर लिया था। वह अब एक दायित्व थी। इस सर्वनाश में यहाँ तक कि सुंदरता का एक निशान भी उसे दूसरों से एकमात्र नज़र के बदले में खुद को पेश करने की आवश्यकता थी। जैसे ही वह सारी आशा खोने वाली थी उसे अचानक राघव याद आया। उसके पावर बैंक बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे और उसके फ़ोन में बैटरी का केवल एक टुकड़ा बचा था। इस समय उसकी योजना कितनी भी पागल क्यों न लगे, किसी की आवाज़ सुनने से भी उसे आशा मिली। मिस पूनम, क्या आप ठीक हैं? दूसरी तरफ राघव का शांत और स्थिर स्वर तुरंत उसकी घबराहट को शांत कर गया। राघव, मैं अभी भी जिंदा हूँ। क्या तुम अभी भी भोपाल शहर में हो? जब उसने अपनी उंगली को घबराहट से काटा तो उसकी आवाज़ कांप रही थी। एक लंबे मौन के बाद राघव की आवाज़ आखिरकार फिर से आई। हाँ। पूनम का पूरा शरीर हिल गया क्योंकि राहत ने उसे धो दिया। उसकी आंखें आशा से चमक उठीं और उसने जल्दी से फ़ोन में बात की। तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? शब्दों के उसके मुंह से निकलते ही उसे इसका पछतावा हुआ। अनुरोध बेतुका लग रहा था। उसे याद आया कि कैसे कुछ ही दिन पहले उसने एक टीम से संपर्क किया था जो पूर्व में भागने की योजना बना रही थी। जब उसने उनसे यही सवाल पूछा तो उन्होंने बेरहमी से उसका मजाक उड़ाया था। उनके मजाक उड़ाने वाले लहजे का मतलब था, तुम क्या समझती हो? एक राजकुमारी। जल्दी से उसने खुद को ठीक किया। नहीं, मेरा मतलब है, तुम कहाँ हो? क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ? निराशा ने उसे कोई विकल्प नहीं दिया। अगर उसका फ़ोन मर जाता तो उसके पास केवल 2 विकल्प बचते, अपने अपार्टमेंट में छिपते रहना, मौत का इंतज़ार करना, या बाहर बिना किसी उद्देश्य के घूमना जब तक कि ज़ॉम्बी उसे टुकड़ों में नहीं फाड़ देते। मिस पूनम, राघव की आवाज़ फिर से आई, शांत और अलग। क्या तुम्हारे पास आपूर्ति है? या तुमने कोई क्षमता जगाई है? ये सुनकर पूनम का दिल डूब गया। उसने अपने बंजर अपार्टमेंट को देखा। जब उसने एक ऐसी आवाज़ में जवाब दिया जो लगभग एक हिचकी थी तो उसके होंठ कांप गए। नहीं, मेरे पास नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे, उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने पूर्व छात्रों में से एक से भीख मांगने के लिए इतनी नीची हो जाएगी, लेकिन इससे पहले कि वह खत्म कर पाती, राघव ने उसे काट दिया। माफ़ करना मिस पूनम, मेरी आपूर्ति सीमित है। अगर तुम मेरी योजना में शामिल होना चाहती हो तो तुम्हें कुछ मूल्य लाने की ज़रूरत है। शारीरिक ज़रूरतों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। राघव को दान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। किसी ने भी उसकी ट्रेन परियोजना में विश्वास नहीं किया, इसलिए वह इसे अपने लिए बना रहा था। उसका हर कदम ध्रुवीय रात से बचने के लिए था, न कि नायक बनने के लिए। उसका शांत लेकिन दृढ़ लहजा सुरक्षा की एक अजीब भावना ले गया, लेकिन इसने पूनम को पूरी निराशा में भी डुबो दिया। ठीक है फिर, शुभकामनाएं मिस पूनम। राघव की आवाज़ उदासीन थी। एक आह के साथ वह फ़ोन रखने के लिए तैयार हो गया। कॉल के दूसरे सिरे पर पूनम का शरीर ठंडा हो गया।
जैसे ही राघव डिस्कनेक्ट करने वाला था, वह अचानक चौंक गई, फोन को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाई, रुको। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और जब वह चिल्लाई तो उसकी छाती तेज सांसों से उठी। ग्रहणीय कक्षीय रेल का निर्माण 2039 में शुरू हुआ, जो 126 देशों और 34 क्षेत्रों तक फैला हुआ है, 9 महाद्वीपों और 4 महासागरों को पार करता है और सभी 13 वर्तमान पाताल भक्षण क्षेत्रों से होकर गुजरता है। रेल की कुल लंबाई 320,000 किलोमीटर से अधिक है। मेरे पिता ग्रहणीय रेल के लिए एक स्तर एक रखरखाव इंजीनियर थे और मुझे लाइन के साथ सभी 1266 स्टेशनों और 625 रखरखाव खंडों के स्थान पता हैं। साथ ही मैं कई भाषाओं में धारा प्रवाह हूँ। मैं आपकी अनुवादक हो सकती हूँ। मैं बहुत कम खाती हूँ और मैं खाना बनाना जानती हूँ। जब तक तुम मुझे अपने साथ ले जाते हो, मैं वह सब कुछ करूँगी जो तुम कहोगे। उसने अपनी पूरी ताकत से आखिरी वाक्य चिल्लाया। दूसरी तरफ एक लंबा मौन रहा। पूनम जमी हुई बैठी थी, उसका शरीर कांप रहा था। उसके नाखून उसकी जांघों में इतने गहरे धंस गए थे कि सतह पर खून बहने लगा था। अपना स्थान, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। 6 सरल शब्द। पूनम को चक्कर आ गया, उसका दिमाग घूम रहा था। वास्तविकता में वापस आते हुए वह जोर से बोल पड़ी, मैं बिल्डिंग 3, यूनिट 901, गार्डन्स रिच, जांगलेपुर रोड पर हूँ। बीप। इससे पहले कि वह अपना पता दोहरा पाती, उसके फ़ोन की स्क्रीन काली हो गई, ये पूरी तरह से बंद हो गया था। घबराकर उसने बार बार पावर बटन दबाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसे ये भी पता नहीं था कि क्या राघव ने उसका पता पकड़ा था। हताशा ने उसे अभिभूत कर दिया और उसने अपने होंठ को इतनी जोर से काटा कि उसमें से खून बहने लगा। उसने एक उग्र चीख निकाली और फ़ोन को दीवार पर फेंक दिया, जिससे वह टुकड़ों में टूट गया। उसने सुना, उसने निश्चित रूप से सुना, खुद से बुदबुदाते हुए पूनम ने अपने परेशान नसों को शांत करने की कोशिश की। निराशा से खुद को विचलित करने के लिए उसने तुरंत ग्रहणीय कक्षीय रेल से संबंधित किसी भी किताब या सामग्री के लिए अपने अपार्टमेंट में खोजना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ राघव ने अपने हाथ में फ़ोन को घूरा, एक आह भरी। एक बार प्रशंसित और सम्मानित मिस पूनम अब उससे एक याचना भरे लहजे में बात कर रही थी, यहाँ तक कि यौन एहसान की पेशकश करने तक जा रही थी। यह एक कठोर अनुस्मारक था कि यह नरक जैसा सर्वनाश लोगों को राक्षसों में कैसे बदल सकता है, मानवीय गरिमा को एक मजाक में बदल सकता है। फिर भी उसके शब्दों ने उसके साथ एक तार छेड़ दिया था। ग्रहणीय कक्षीय रेल ने पूरी दुनिया को घेरा हुआ था, एक मार्ग जो अज्ञात खतरों से भरा हुआ था। उसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति होना जो उसकी बारीकियों से परिचित हो, वह एक मृत नक्शे पर भरोसा करने की तुलना में कहीं बेहतर होगा जो उसके जीपीएस और नेविगेशनल कार्यों से छीन लिया गया था। आखिरकार नक्शे रखरखाव खंडों या विशेष कनेक्शन मार्गों का संकेत नहीं दे सकते थे। बेशक एक और कारण था, पूनम एक ऐसी व्यक्ति थी जिसे राघव व्यक्तिगत रूप से जानता था। सर्वनाश में लोग सहज रूप से समूहों की सुरक्षा की तलाश करते थे और परिचित चेहरों पर भरोसा करना सबसे आसान होता था। फोन को एक तरफ रखते हुए राघव ने वेल्डिंग का काम करने से पहले समय पर नजर डाली। दिन में ज्यादा समय नहीं बचा था और ट्रेन की तैयारी की प्रगति रुक नहीं सकती थी। बीप बीप। शाम 6 बजे रात होने में 45 मिनट बचे थे। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए राघव ने तीसरी गाड़ी के दोनों तरफ लगाई गई मोटे टैंक जैसे बख्तरबंद खिड़कियों को देखा। उसकी छाती में उपलब्धि की भावना उमड़ पड़ी। अगली सूची में एक जनरेटर, हीटिंग उपकरण, जल शोधन, एक फ्रिज और एक उन्नत निगरानी प्रणाली, उसने खुद से बुदबुदाया। और फिर रक्षात्मक गियर है, स्वचालित हथियार प्रणाली, एक रडार प्रणाली और अन्य सुरक्षात्मक उपाय। ठीक है, रहने वाले क्वार्टर, मुझे एक बड़ा बिस्तर, एक बाथटब चाहिए। एक मनोरंजन क्षेत्र, शायद एक गेमिंग जोन या कुछ और जोड़ना भी ठीक रहेगा। कुछ हजार फिल्में, टीवी शो और गेम संग्रहित करने के बारे में क्या ख्याल है? जब उसने अपने विचारों को दोहराया तो राघव की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उस पल उसे कुछ गहरा एहसास हुआ, इस सर्वनाश में जीवन फिर से कुछ ऐसा बन रहा था जिसकी प्रतीक्षा की जा सकती थी। अध्याय 3। रात के अंधेरे में अजीबोगरीब दहशत। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर राघव ने दरवाजे के पीछे से ब्लीच के साथ मिला हुआ एक कीटाणुनाशक की बोतल निकाली। उसने ध्यान से प्रवेश द्वार और बाहर दालान के चारों ओर घोल का छिड़काव किया। इस अनुष्ठान को पूरा करने के बाद ही वह अंदर चला गया, एंटीथेफ्ट दरवाजे को बंद कर दिया और लोहे की चेन को सुरक्षित कर दिया। उसने सबसे पहले अपना फ़ोन निकाला और पूनम की स्थिति का पता लगाने के लिए नक्शा खोला। सर्वनाश का पहला नियम, रात से सावधान रहें। सर्वनाश का दूसरा नियम, कभी भी लापरवाही से काम न करें। राघव ने कभी भी एक बिना तैयारी के लड़ाई नहीं लड़ी। भोपाल शहर पूरी तरह से ढह चुका था। जो लोग बचे थे वे या तो आश्रयों में दुबके हुए बचे हुए लोग थे, सड़कों पर घूमते हुए लुटेरे थे या ज़ॉम्बी के झुंड थे। हालांकि रात का समय और भी ज्यादा भयानक था। आज तक किसी को भी यह ठीक से समझ नहीं आया कि अंधेरे में कितने विचित्र भयानक जीव घूमते थे।
विभिन्न रेडियो फ्रीक्वेंसियों पर बचे हुए लोगों के खातों से रात में जिन चीज़ों का सामना होता था वे अवर्णनीय, अकथनीय और घातक थीं। उनमें से कुछ ही लोग जीवित बचे थे जो कहानी सुनाने के लिए जिंदा थे। 7.2 किलोमीटर, ज़्यादा नज़दीक नहीं, राघव ने बुदबुदाया जब उसने नक्शे का अध्ययन किया। सर्वनाश से पहले इतनी दूरी तय करने में 15 मिनट से ज़्यादा की कैब की सवारी नहीं लगती थी। लेकिन अब परिवहन प्रणाली के ढहने और पुलों के क्षतिग्रस्त होने के कारण उसकी मोटरसाइकिल का उपयोग करने में भी कम से कम आधा घंटा लगेगा। और उसे यह नहीं पता था कि वहाँ की स्थिति कैसी थी। सर्वनाश में किसी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना केवल परिवार या शायद अपनी माँ के लिए ही लायक था। राघव की नज़रें झिलमिला उठीं क्योंकि उसने अंदर ही अंदर आह भरी। मिस पूनम, मुझे उम्मीद है कि तुम जोखिम के लायक हो। शाम 6:45 बजे अंधेरा उतरना शुरू हो गया। राघव ने अपनी खिड़कियों पर लोहे के शटर नीचे खींचे और रात का खाना तैयार करना शुरू कर दिया। वह आज आपूर्ति के लिए नहीं गया था। अब तक भोपाल शहर में सुपरमार्केट और सुविधा स्टोर भागते हुए बचे हुए लोगों द्वारा अनगिनत बार लूटे जा चुके थे। यहाँ तक कि केचप का एक भी पैकेट ढूंढना भी लगभग असंभव काम था। सौभाग्य से राघव की खोज भोजन और पानी से परे फैली हुई थी। वह यांत्रिक वस्तुओं की तलाश करता था जिन पर ज्यादातर बचे हुए लोग नजर भी नहीं डालते थे। सुबह 2:42 बजे एक हल्की आवाज ने राघव को उसकी उथली नींद से जगा दिया। वह तुरंत उठ बैठा, उसकी आंखें धुंधले अंधेरे में दरवाजे पर टिक गईं। आवाज बाहर दालान से आती हुई लग रही थी। उसने आत्मरक्षा के लिए अपनी छोटी कटार पकड़ी और चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे को कई बार स्टील की प्लेटों से मजबूत किया गया था और यह एक मानक एंटीथेफ्ट दरवाजे से कहीं ज्यादा मजबूत था। फिर भी उन चीजों के खिलाफ राघव पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। एक ऊंची इमारत में रहते हुए उसका एकमात्र भागने का रास्ता दालान में सीढ़ियां थी। राघव ने अपनी आंख पीपहोल पर दबाई, गलियारे को स्कैन कर रहा था। दालान पिच ब्लैक था, जिसमें केवल आपातकालीन रोशनी की हल्की हरी चमक दीवारों और फर्श को हल्के से रेखांकित कर रही थी। कुछ देर तक देखने के बाद और कुछ भी नहीं दिखने पर राघव वापस बिस्तर पर जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम दूर लिए, उसके पीछे लोहे के दरवाजे से एक अजीब खटखटाने की आवाज आई। खट खट। 2 धीमी, जानबूझकर की गई खटखटाहट ने राघव की रीढ़ में एक कंपकंपी दौड़ा दी। क्या वहां सच में कोई था, या क्या उन चीजों ने उसके छिपने की जगह खोज ली थी? जब वह दरवाजे पर वापस आया तो उसका भाव गंभीर हो गया। कुछ पल की हिचकिचाहट के बाद उसने छोटी कटार पर अपनी पकड़ कस ली, अपनी सांस रोक ली और सावधानी से फिर से पीपहोल से झांका। हिस, जो उसने देखा उससे राघव ने एक तेज सांस ली। आपातकालीन रोशनी की अजीब हरी चमक के नीचे दालान में एक आकृति खड़ी थी, एक कमजोर बूढ़ा आदमी जिसने एक काला अंतिम संस्कार का लबादा पहना हुआ था। आदमी का चेहरा पीला और दुबला था, उसकी धंसी हुई विशेषताएं एक लाश जैसी थीं। उसकी आंखें सड़ी हुई और बेजान, एक भयानक भूरे काले रंग की थीं, जो मौत की एक दमघोंटू आभा का उत्सर्जन कर रही थीं। सबसे ज्यादा भयानक बात यह थी कि लाश जैसे बूढ़े आदमी की मरी हुई आंखें पीपहोल के माध्यम से सीधे राघव को घूर रही थीं। राघव सहज रूप से 2 कदम पीछे हट गया, उसका चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। क्या वह नीचे रहने वाले दादा बादल नहीं हैं? लेकिन दादा बादल बहुत पहले मर चुके थे। जब राघव और पीछे हटा तो उसका भाव गंभीर हो गया। 2 बार सोचने की जरूरत नहीं थी, जो कुछ भी उसके दरवाजे के बाहर खड़ा था वह अब इंसान नहीं था, एक ज़ॉम्बी। लेकिन ज़ॉम्बी दरवाजे नहीं खटखटाते। राघव का चेहरा काला पड़ गया। अगर यह रात के अजीबोगरीब संस्थाओं में से एक था तो वह गहरी मुसीबत में था। दादा बादल, राघव ने अपने होंठों के बीच बुदबुदाया, क्या तुम ताबूत में अपनी शांति का आनंद नहीं ले सकते थे? तुम यहाँ वापस आकर क्यों पीड़ित हो रहे हो? समय बीतता गया और राघव की नींद पूरी तरह से चली गई थी। वह दरवाजे के पास की दीवार से टिका हुआ था, अपनी कटार को कसकर पकड़े हुए था। खटखटाने की आवाज़ फिर से नहीं आई, लेकिन फिर कुछ और भी ज्यादा परेशान करने वाला हुआ। जिस दीवार पर वह टिका हुआ था उसके दूसरी तरफ से हल्की खरोंच की आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। दीवार पर नाखूनों के खरोंचने की आवाज़। ये तेज नहीं थी, लेकिन राघव के सिर के बाल खड़े करने के लिए काफ़ी थी। ऐसा लगा जैसे कुछ दीवार के दूसरी तरफ है, लगातार खरोंच रहा है। शट अप, राघव ने अपने होंठों के बीच बुदबुदाया जब वह पीछे कूद गया, अपने सामने की दीवार को घूर रहा था। क्या ये चीज़ अपना रास्ता खोदने की कोशिश कर रही है? उसने भ्रम और बेचैनी की एक लहर महसूस की। जो कुछ भी बाहर था वह उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा था। वह अब उससे दीवार की पतली परत से ज्यादा कुछ नहीं से अलग था। इस समय राघव का सबसे अच्छा विकल्प अपनी सांस रोकना, पूरी तरह से स्थिर रहना और कोई शोर करने से बचना था। जब तक उसके अपार्टमेंट का दरवाज़ा अप्रवेशित रहा वह अस्थायी रूप से सुरक्षित था। साथ ही उसने मानसिक रूप से अपने भागने के रास्ते की तैयारी की। उसकी ज्यादातर आपूर्ति पहले ही इन्फिनिट ट्रेन में चली गई थी।
अपार्टमेंट में उसके पास केवल कुछ दिनों का भोजन और पानी बचा था, साथ ही जनरेटर और बैटरियां भी थीं। समय बीतता गया, सेकंड दर सेकंड, क्योंकि दीवार के दूसरी तरफ से अजीब खरोंच की आवाज़ें राघव को एक परेशान करने वाली धुन की तरह यातना दे रही थीं, जो उसके दिमाग में घुस रही थीं। आखिरकार, जो एक अनंत काल जैसा लगा, उसके बाद आवाज़ बंद हो गई। राघव ने राहत में सांस छोड़ी और सावधानी से पीपहोल से फिर से जांच करने के लिए चला गया। हालांकि उसके सामने के दृश्य ने उसके शरीर के हर बाल को खड़ा कर दिया। किसी तरह दालान में एक युवा लड़की दिखाई दी थी। वह जमीन पर पड़ी थी, खून से लथपथ थी, उसका शरीर कमजोरी से कांप रहा था क्योंकि वह बैठने के लिए संघर्ष कर रही थी। दरवाजे की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसकी नज़रें तेज थीं। लड़की 15 या 16 साल से ज्यादा की नहीं लग रही थी। उसका पहनावा सर्वनाश के बाद की दुनिया के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त था। छोटे शॉर्ट्स, एक लोराइज क्रॉप टॉप और एक चमकीले रंग की बेसबॉल जैकेट। उसकी गर्दन के चारों ओर वायरलेस ईयरफोन की एक जोड़ी लटकी हुई थी। वह जवान और फैशनेबल लग रही थी, जैसे कि किसी को सीधे सर्वनाश से पहले के हाई स्कूल से उठा लिया गया हो। अगर उसके चेहरे को ढके हुए खून के लिए नहीं होता, तो राघव ने सोचा होता कि वह बस पड़ोसी की छोटी बहन है जो देर रात को रुकने आई थी। लेकिन राघव चुप रहा। कुछ ही पल पहले उसने दादा बादल की लाश को अजीब तरह से बाहर खड़ा देखा था। अब अचानक एक खून से लथपथ किशोर लड़की मदद के लिए भीख मांग रही थी। ये संदेह से परे था। रात में उभरने वाली ये संस्थाएं अप्रत्याशित और भयावह थीं। इसके अलावा राघव का इस लड़की के साथ कोई संबंध नहीं था। दरवाज़ा खोलने से उसकी अपनी जान जोखिम में पड़ जाएगी। समय बीतता गया और अब सुबह 5 बजे बज चुके थे। अभी भी दिन के उजाले तक कम से कम 9 घंटे थे। पीपहोल के माध्यम से राघव ने देखा कि लड़की का चेहरा पीला पड़ गया था। वह जमीन पर बेहोश होकर गिरी हुई थी। लानत है, क्या ये कोई राक्षस है जो मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए बरगलाने के लिए एक जाल बिछा रहा है? राघव ने अपने होठों के बीच बुदबुदाया, अपने मंदिरों को रगड़ते हुए। ये किसी भी ज़ॉम्बी मुठभेड़ से कहीं ज्यादा परेशान करने वाला था जो उसने कभी किया था। अपनी जिज्ञासा का विरोध करने में असमर्थ, उसने फिर से पीपहोल से देखा। इस बार जो उसने देखा उससे उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। दादा बादल फिर से दिखाई दिए थे, जो बेहोश लड़की के बगल में खड़े होकर खड़े थे। उनका सिर झुका हुआ था, जैसे कि वह उसे सूंघ रहे हों। कुछ ही पलों बाद दादा बादल एक कड़ी अजीब शफल के साथ चले गए, खुद को सीधे लड़की के सामने रख दिया। फिर धीरे धीरे वह उसकी ओर झुकने लगे। राघव की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने कुछ भयानक देखा। दादा बादल की लाश की पीठ पर एक राक्षसी सेंटीपीड जैसी प्राणी चिपकी हुई थी, जिसके लंबे पतले पैर और एक चमकदार काला शरीर था। प्राणी बहुत बड़ा था, जो बूढ़े आदमी की पीठ के लगभग पूरे हिस्से को ढके हुए था। वह क्या है? राघव ने हाँफते हुए कहा। उसके पूरे शरीर में ठंडा पसीना फूट पड़ा। प्राणी के पैर धीमी, जानबूझकर की गई गतियों में चले गए, जो दादा बादल के शरीर को एक भयानक कठपुतली की तरह हेरफेर कर रहे थे। फिर जैसे ही उसके कई पैर हिलते और लाश की पीठ पर खरोंचते, दादा बादल ने अपनी बाहों को कड़ा किया और बेहोश लड़की की ओर बढ़ गया। अध्याय 4, रहस्यमयी लड़की। उफ आह! एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख गूंजी। दृश्य को देखते हुए राघव का भाव गहरा गया। लड़की अभी भी बहुत छोटी थी। हालांकि उसने पिछले कुछ दिनों में अनगिनत त्रासदी देखी थी, फिर भी उसे दया की एक हल्की सी भावना महसूस हुई। जैसे ही राघव ने सोचा कि लड़की को ज़ॉम्बी और राक्षसी कीट द्वारा खाया जाने वाला था, उसके शरीर से अचानक एक अदृश्य शॉकवेव फूट पड़ी। यह एक बहरे कर देने वाली गड़गड़ाहट के साथ बाहर की ओर दहाड़ गई। इससे पहले कि राघव प्रतिक्रिया कर पाता, उसके सामने का दरवाज़ा खुद उसके साथ एक शक्तिशाली झोंके से उड़ गया। धमाका! एक पल में कमरे का सारा कांच बिखर गया और फर्नीचर टुकड़ों में बिखर गया। राघव को सदमे की स्थिति में फेंक दिया गया क्योंकि वह शॉकवेव से दूर उड़ गया और लिविंग रूम की खिड़की के लोहे की ग्रिल से जोर से टकराया। उसके कान जोर से बजने लगे, जिससे वह क्षण भर के लिए भ्रमित हो गया। शुक्र है उसका शरीर उन्नत हो गया था, अन्यथा वह मौके पर ही बेहोश हो जाता। अचानक हुई उथल पुथल से पूरी अपार्टमेंट इमारत हिल गई। लगभग तुरंत ही चीखों का एक शोर फूट पड़ा और ज़ॉम्बी के झुंड दालान में बाढ़ लाने लगे। लानत है! अपने पैरों पर संघर्ष करते हुए राघव ने चुपचाप शाप दिया। उस पल राक्षसी कीट द्वारा नियंत्रित ज़ॉम्बीकृत चाचा राकेश बिना किसी सूचना के पहले ही लिविंग रूम में लड़खड़ाते हुए आ चुके थे। अपनी टॉर्च चालू करते हुए राघव ये देखकर भयभीत हो गया कि चाचा राकेश चारों तरफ रेंग रहे थे। ज़ॉम्बी अचानक एक अजीब कर्कश रोने के साथ फर्श से उछला और अपने गंदे सड़े हुए शरीर को सीधे उसकी तरफ फेंका। राघव ने तेजी से सांस ली, उसका खून तेजी से पंप कर रहा था। वह सहज रूप से कुछ कदम पीछे हट गया और विंड कैनन को छोड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। वूश! घबराहट और क्रोध से प्रेरित होकर राघव ने हमले में अपनी हर ताकत झोंक दी।
एक तेज हवा का भाला विस्फोटक बल के साथ बाहर निकला। एक पल में काला खून हर जगह बिखर गया। भयानक लाश को चेहरे पर सीधा हिट मिला। उसका आधा सिर उड़ गया क्योंकि वह एक तरफ लुढ़क गया। सड़े हुए मांस के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। हिल गया, लेकिन बिना हिचकिचाए राघव ने अपनी छोटी कटार पकड़ी और निर्णायक रूप से आगे बढ़ा। उसने कटार को सीधे काले कीट के माध्यम से डुबो दिया। स्क्वेल्च, चीख। काला कीट एक भयानक चीख के साथ बाहर निकला। उसके कई पैर पागलपन से झटके ले रहे थे। राघव ने छोटी कटार को कसकर पकड़ा, अपने गार्ड को नीचा करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से काले कीट ने अपने शरीर को मोड़ दिया और ब्लेड से खुद को अलग कर लिया। फिर ये तेजी से परछाइयों में घुस गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये चीज़ इतनी स्मार्ट है, राघव ने अपने होठों के बीच चाप दिया। हलचल ने ज़ॉम्बी के एक झुंड को अपने एक समय के सुरक्षित पनाहगाह की ओर चार्ज करने के लिए आकर्षित किया था। खोने के लिए कोई समय नहीं था। उसने अपना बैकपैक पकड़ा, उसे जितनी भी आपूर्ति मिल सकती थी उसमें भर दिया और गलियारे की ओर देखा। लड़की ज़मीन पर बेजान पड़ी थी। इतनी बड़ी गड़बड़ी पैदा करने के बाद भी वह अभी भी बेहोश थी। राघव का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था, ये लड़की संभवतः एक क्षमता उपयोगकर्ता थी। लेकिन उसने उसे क्यों खोजा था, यह पता लगाने में असमर्थ, उसने अपने दांत पीसे। पहले उसे बचाने का फैसला किया और बाद में सवालों से निपटने का फैसला किया। लड़की को अपनी बाहों में उठाकर राघव आपातकालीन सीढ़ियों से नीचे चला गया। उसके आश्रय के नष्ट होने के कारण उसके पास भूमिगत सुरंगों में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके पीछे अनगिनत ज़ॉम्बी सीढ़ियों में उमड़ पड़े, लगातार उसका पीछा कर रहे थे जैसे ही वह भागा। स्प्लैट स्प्लैट। रास्ते में राघव ने कई ज़ॉम्बी को बाहर निकालने के लिए बार बार अपने विंड कैनन का इस्तेमाल किया। आखिरकार वह इन्फिनिट ट्रेन तक पहुंच गया। ट्रेन के शरीर पर अपना हाथ रखते हुए मैकेनिकल हॉर्न सक्रिय हो गया, जिससे कॉकपिट का दरवाज़ा खुल गया। राघव ने जल्दी से लड़की को अंदर धकेल दिया, इससे पहले कि वह खुद चढ़ पाता। धमाका। भारी केबिन का दरवाज़ा बंद हो गया और गलियारे की बत्तियां जगमगा उठीं। स्टील की दीवार से टिककर राघव ने राहत की एक लंबी आह भरी। उफ। ज़ॉम्बी का झुंड आगे बढ़ा, कुछ ही मिनटों में ट्रेन को घेर लिया। अनगिनत पंजे ट्रेन पर खरोंचते थे, जिससे कान भेदी चीखें निकलती थीं। ज़ॉम्बी जो नहीं समझ पाए वह यह था कि उनके सामने का विशाल स्टील बेहेमोथ कई सौ टन का था। यहाँ तक कि उसकी सबसे पतली कवच प्लेट भी कम से कम 40 मिलीमीटर मोटी थी। नियमित गोलियां भी एक डैंक नहीं छोड़ सकती थीं, ज़ॉम्बी के सड़े हुए पंजों को तो छोड़ ही दो। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए राघव पहली गाड़ी में चला गया और एक ब्लैकआउट शेड को ऊपर खींच लिया। ट्रेन की आंतरिक बत्तियां बाहर ज़ॉम्बी के भयानक सड़े हुए चेहरों को रोशन करती थीं। स्नैप। उसने शेड को वापस नीचे खींच लिया। सौभाग्य से वह उस दिन पहले ट्रेन के कवच की स्थापना को पूरा करने में कामयाब रहा था। बस ये सुनिश्चित करने के लिए उसने ट्रेन के अंदर सभी बत्तियों को बंद करने से पहले एक त्वरित निरीक्षण किया। बाद में वह कॉकपिट में चला गया और एक काला रिमोट कंट्रोल निकाला। सुरंग के दूसरी तरफ उसने एक बड़ा रिमोट नियंत्रित स्पीकर एक धोखे के रूप में स्थापित किया था, बस अगर उसे ट्रेन शुरू करने की कोशिश करते समय ज़ॉम्बी के झुंड द्वारा घेरा जाता था। बीप। दूर से एक गूंजती हुई आवाज़ गूंजी, जिसने तुरंत ज़ॉम्बी को एक उन्मत्त भीड़ में दूर खींच लिया। कुछ ही पलों में ट्रेन के बाहरी हिस्से पर खरोंच की आवाज़ धीरे धीरे मौन में फीकी पड़ गई। ट्रेन के अंदर राघव ने राहत की सांस ली। अपने फ़ोन की टॉर्च चालू करते हुए उसने लड़की की स्थिति की जांच करना शुरू कर दिया। उसके आश्चर्य के लिए लड़की के पास एक भी बाहरी चोट नहीं थी। उसके शरीर पर खून भी उसका नहीं लग रहा था। ये लड़की, उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ अजीब था। राघव ने सो रही छोटी लड़की को घूरा, असहायता की भावना महसूस कर रहा था। उसके अचानक आने से उसकी योजनाएं पूरी तरह से बाधित हो गई थीं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उसकी पेट की भावना थी। इस लड़की के पास निश्चित रूप से किसी प्रकार की विशेष क्षमता थी, अन्यथा ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह बिना किसी चोट के खतरनाक रात से होकर दौड़कर और उसके दरवाजे के बाहर समाप्त होकर बच सकती थी। इस तरह की लड़की को अपने साथ ले जाना निस्संदेह एक संभावित दायित्व था, एक टिक टिक करता हुआ टाइम बम। कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद राघव ने कुछ रस्सी पकड़ी और सो रही लड़की के हाथों और पैरों को सुरक्षित रूप से बांध दिया। फिर उसने उसे नंबर 2 गाड़ी में ले गया, उसे एक कंबल पर रखा और उसे लेट जाने दिया। सब कुछ खत्म करने के बाद वह अपने अगले कदमों का पता लगाने के लिए नंबर 1 गाड़ी में वापस आ गया। अपनी भौहों को मोड़ते हुए राघव ने नक्शे को फिर से खोला और फिर से खोजना शुरू कर दिया। अगर मैं कल ट्रेन शुरू करता हूं और शिक्षक पूनम को खोजने के लिए लाइन 3 के साथ जाता हूं, तो क्या वह एक छोटा रास्ता नहीं होगा? यह विचार साहसिक था। अगर यह काम करता तो वह रास्ते में ज्यादातर खतरे को कम कर सकता था और साथ ही लोकोमोटिव की क्षमताओं का परीक्षण भी कर सकता था। निश्चित रूप से नक्शे की जांच करने के बाद राघव ने महसूस किया कि पूनम जहां रहती थी
वह आवासीय परिसर निकटतम सबवे स्टेशन से 300 मीटर से भी कम दूरी पर था। हे टिल्डर, उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या एक प्रमुख स्थान है, शिक्षक पूनम। आपने वास्तव में इस संपत्ति के साथ इसे सही किया है। यह एक नींद रहित रात थी। पहली बार राघव ने इन्फिनिट ट्रेन पर रात बिताई। हालांकि उसने अपने हाथों से बनाए गए स्टील के किले ने उसे महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान की थी, रात की उथल पुथल ने उसे अभी भी बेचैन कर दिया था। ये रात के भयानक के साथ उसकी पहली मुठभेड़ थी। हालांकि यह सिर्फ एक राक्षसी कीट था, चीज पूरी तरह से घृणित थी। इतना ही नहीं, ये स्पष्ट रूप से ज़ॉम्बी की तुलना में बहुत ज्यादा स्मार्ट था। उसके ऊपर अब उसकी ट्रेन गाड़ी में एक रहस्यमयी लड़की पड़ी थी। वह इन परिस्थितियों में कैसे अच्छी तरह से सो सकता था। दोपहर 2 बजे दिन का उजाला उम्मीद से 1 घंटे बाद आया। राघव पिच ब्लैक अंधेरे से घिरा हुआ सबवे सुरंग में रहा, लेकिन उसकी घड़ी ने संकेत दिया कि बाहर पहले से ही दिन का समय था। इन्फिनिट ट्रेन की ड्राइवर की सीट पर बैठे उसकी आंखों में एक हल्की चमक झिलमिलाती थी, क्योंकि वह विशाल मशीन की आभा से जुड़ता हुआ लग रहा था। वरूम टर्बोचार्जर जीवन में दहाड़ उठा। क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड ने तेज धातु की झनकारें उत्सर्जित की, क्योंकि क्षितिज गेट प्रणाली खुल गई। क्लैक। एम्बर नारंगी हेडलाइट्स ने तुरंत अंधेरी सबवे सुरंग को रोशन कर दिया, जिससे ये दिन के उजाले की तरह उज्ज्वल हो गया। राघव की नज़रें तेज हो गईं। चलने का समय आ गया है मेरे दोस्त। क्लांग क्लांग। दशकों से निष्क्रिय स्टील का विशालकाय जीवन में वापस दहाड़ उठा। धूल और लोहे के बुरादे उसके फ्रेम से नीचे फिसल गए, क्योंकि इन्फिनिट ट्रेन उसके पीछे 3 बख्तरबंद गाड़ियों को खींचते हुए धीरे धीरे रखरखाव ट्रैक से मुख्य सबवे लाइन पर विलीन हो गई। आगे की काली धुंध को निगलते हुए यह एक पृथ्वी हिलने वाली दहाड़ के साथ आगे बढ़ी। अध्याय 5। एक पूर्व सहकर्मी। यह एहसास है। राघव का दिल उत्साह से धड़क रहा था। अपने नीचे ट्रेन की गड़गड़ाहट वाली शक्ति को महसूस करते हुए पिछली रात की परछाइयां जल्दी से दूर हो गईं। इस क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह और पूरी ट्रेन एक हो गए थे। अजेयता का एक उछाल उसके माध्यम से चला गया। क्लांग 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 क्लांग। यूनिवर्सिटी सिटी स्टेशन के पास ऊंची पटरियों के बाहर फटी हुई वर्दी में कुछ ज़ॉम्बी बिना किसी उद्देश्य के घूम रहे थे। अचानक इन प्राणियों ने एक साथ सुरंग से गड़गड़ाहट वाली आवाज़ पर ध्यान दिया। उनके पैरों के नीचे की पटरियां कांपने लगीं। उफ आह ग्रक ग्ररक आवाज़ उनके सड़े हुए गले से निकली, जैसे प्राचीन लकड़ी की मरती हुई सांस। जैसे कि एक अदृश्य स्ट्रिंग द्वारा खींचा गया हो, ज़ॉम्बी ने एक साथ अपने सिर मोड़ लिए। उनकी धुंधली बेजान आंखें सुरंग के अंधेरे प्रवेश द्वार पर टिक गईं। वो एक बहरा कर देने वाला हॉर्न विस्फोट पाताल से एक दहाड़ की तरह सन्नाटे को तोड़ दिया। खून लाल यांत्रिक जानवर एक युद्ध देवता की तरह सुरंग से बाहर निकला, जो अपनी प्राचीन नींद से जाग रहा था, जो असीम क्रोध और अनगिनत वर्षों की निष्क्रिय शक्ति को ले जा रहा था। आह आह। ज़ॉम्बी ने पागलों की तरह चीखा और आगे बढ़े, लेकिन उनके सड़े हुए दिमाग यह नहीं समझ सकते थे कि बहरी कर देने वाली आवाज़ शिकार नहीं थी, बल्कि 18,500 हॉर्स पावर के साथ एक भयानक स्टील का राक्षस था। कड़ कड़। तेज होती हुई इन्फिनिट ट्रेन एक अजेय बल की तरह उनके बीच से गुजरी, तुरंत खून की बारिश और श्रेडेड मांस की एक लहर पैदा कर दी। कटे हुए अंग हर जगह उड़ गए। कॉकपिट में राघव की नज़रें झिलमिला उठीं, क्योंकि पिछले 10 दिनों का जमा हुआ तनाव आखिरकार पूरी ताकत में बाहर निकल गया। हाँ, राघव ने खुशी में चिल्लाया। इस पल में उसने एक अतुलनीय उत्साह महसूस किया, जैसे कि अंधेरे को तोड़कर और सुबह की रोशनी में कदम रखना। यह एक स्पष्ट संकेत था, उसकी योजना ने अपना पहला सफल कदम उठाया था। क्लांग 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 क्लांग। उत्साह उसके माध्यम से चल रहा था, भारी लोकोमोटिव पटरियों के साथ दौड़ रहा था। राघव ने बाहर के शहर को देखा, जो अब एक निर्जन बंजर भूमि में कम हो गया था, जबकि लगातार किसी भी उपयोगी जानकारी की तलाश कर रहा था। गलियों में भटकते हुए ज़ॉम्बी ने साधारण लोगों के लिए अपेक्षाकृत कम खतरा पैदा किया, जब तक कि उन्होंने एक विशाल ज़ॉम्बी ज्वार को ट्रिगर नहीं किया। बेशक जो ज़ॉम्बी एक बार जानवर थे, जैसे कुत्ते या भेड़िए, अक्सर अपने मानव समकक्षों की तुलना में कहीं ज़्यादा परेशानी वाले थे। बस राघव ने फिर से पूनम को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन अभी भी पहुंच से बाहर था। जब कॉल विफल हो गई तो उसने अपना फ़ोन रख दिया और व्यक्तिगत रूप से उसे लेने के लिए तैयार हो गया। राघव कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो खुद पर संदेह करता था। एक बार जब उसने एक योजना बना ली तो वह विचलित नहीं होगा। जब तक पूनम पहले से ही मर नहीं जाती, वह अपना रास्ता नहीं बदलेगा। सबवे की पटरियां उसके अनुमान से कहीं ज़्यादा नौगम्य थीं। शायद इसलिए कि वे आमतौर पर संलग्न थे, या शायद इसलिए कि कोई भी पटरियों पर कारों को चलाने के लिए पर्याप्त मूर्ख नहीं था। रास्ते में कोई महत्वपूर्ण बाधाएं नहीं थीं। गार्डेन्स रिच के सबसे नज़दीकी स्टेशन खिदिरपुर स्टेशन था, जो एक व्यस्त सबवे हब हुआ करता था जो लोगों से भरा हुआ था। जैसे ही ट्रेन भूमिगत सुरंग में प्रवेश करती थी, राघव ने धीरे धीरे उसकी गति कम कर दी। आखिरकार उसे जल्द ही पूनम की तलाश करने के लिए ट्रेन से उतरना होगा।
अगर उसने बहुत ज़्यादा शोर किया और बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी का ध्यान आकर्षित किया तो यह उसके काम को और भी मुश्किल बना देगा। चीख स्टेशन में खींचने के बजाय राघव ने ट्रेन को कुछ दूरी पर रोक दिया। वह पहले नंबर 2 गाड़ी में गया जहां उसने देखा कि लड़की अभी भी सो रही थी। यह उसे आश्चर्यचकित कर गया। कोई इतने लंबे समय तक कैसे सो सकता है? अरे! राघव ने हल्के से उसके गाल को थपथपाया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसलिए उसने हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे को चुटकी ली। उसकी कोमल त्वचा नर्म और लोचदार थी। खून के धब्बों के बावजूद उसके नाजुक लक्षणों को छिपाना असंभव था। वह स्पष्ट रूप से एक बनने वाली सुंदरता थी, संभवतः किसी अमीर परिवार की लड़की। भूल जाओ, उसे सोने दो, राघव ने खुद से बुदबुदाया। सुरक्षित रहने के लिए उसने नंबर 3 गाड़ी और नंबर 1 गाड़ी के बीच के रास्ते को सील कर दिया। फिर अपनी छोटी कटार को पकड़कर उसने उतरने से पहले सावधानी से चारों ओर का सर्वेक्षण किया। पटरियों के साथ रास्ते का पालन करते हुए राघव स्टेशन में भाग गया। गार्डेन्स रिच, बिल्डिंग 3, यूनिट 901। पूनम पूरी रात नहीं सोई थी। अत्यधिक मानसिक दबाव ने उसे पीला और थका हुआ छोड़ दिया था। उसका एक बार का खूबसूरत चेहरा किसी भी रंग से रहित था। इस समय वह अपने सोफे के कोने में बैठी हुई थी, उसका सिर उसके घुटनों के खिलाफ दबा हुआ था। उसके चारों ओर ग्रहणीय कक्षीय रेल पर किताबें बिखरी हुई थीं। उसकी आंखें खोखली थीं, उसके सूखे होंठ लगातार हिल रहे थे क्योंकि वह खुद से बुदबुदा रही थी। जांगलेपुर लाइन, कोड HX05681, कुल लंबाई 1256 किलोमीटर, प्राथमिक स्टेशनों पर रुकता है। जांगनिंग स्टेशन, युबेई स्टेशन, माध्यमिक स्टेशन, युशान स्टेशन, बेवंग स्टेशन। जब से उसकी आखिरी कॉल कल के माध्यम से गई थी, पूनम ने अपनी सारी आशा एक तेज ट्रेन के आने पर रख दी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, निराशा अंदर आने लगी, धीरे धीरे उसकी सैनिटी की आखिरी परतों को नष्ट कर रही थी। बेवंग स्टेशन, रखरखाव अनुभाग। उसका बड़बड़ाना अचानक बंद हो गया और उसकी आंखों में एक हल्का सा कंपन झिलमिलाया। उसे एक छात्र की एक स्मृति सामने आई जिस पर उसने तब शायद ही ध्यान दिया था। एक नियमित परिवार से, हमेशा एक गर्म मुस्कान पहने हुए, प्रकृति से शांत, बहुत सामाजिक नहीं और विशेष रूप से एथलेटिक नहीं। उसके बारे में सब कुछ साधारण लग रहा था। फिर उसे रेल रोड ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में उसकी बात याद आई, उसकी भारी लोकोमोटिव को संचालित करने और ग्रहणीय कक्षीय रेल के साथ भागने की योजना। अब इसके बारे में सोचना, क्या वह विचार थोड़ा बहुत दूर की कोड़ी नहीं था? क्या वह एक ट्रेन चलाना भी जानता है? अगर उसके पास इतना ईंधन या ऊर्जा है तो क्या कार चलाना ज्यादा आसान नहीं होगा? पूनम ने खुद से बुदबुदाया। हर सवाल एक तेज ब्लेड की तरह महसूस हुआ जो उसने पकड़ी हुई नाजुक आशा के माध्यम से काट रहा था। क्या होगा अगर ट्रैक टूट गया है? क्या उसका पूर्व छात्र इसे ठीक कर पाएगा, या क्या उसे एक विदेशी भाषा के शिक्षक को करना होगा? एक के बाद एक सवाल, सामना करने के लिए बहुत भारी, उसके दिमाग में बबलिंग कर रहे थे, धीरे धीरे उसे खा रहे थे। आशा की पतली पट्टी जिसे उसने पकड़ा हुआ था वह तेजी से हास्यास्पद लग रही थी। सेम के आकार के आंसू उसकी आंखों में भर गए और एक एक करके नीचे टपक गए। लेकिन पूनम ने अभी तक हार मानने की हिम्मत नहीं की थी। उसने अपने होंठ को जोर से काटा, अपने आंसू को ओवरफ्लोइंग से इनकार कर दिया और चुपचाप खुद को दोहराया। उसने वादा किया, उसने कहा कि वह आएगा। बेवंग स्टेशन, एक मुख्य ट्रैक, 2 आगमन और प्रस्थान ट्रैक। उसका बड़बड़ाना खाली लिविंग रूम में एक बार फिर भर गया। खट खट खट, एक अचानक खटखटाने ने सन्नाटे को तोड़ दिया। एक शांत झील में फेंके गए एक पत्थर की तरह हवा के माध्यम से लहरें भेज रहा था। कमरे के सन्नाटे में आवाज बहरी कर देने वाली थी। पूनम ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें आशा की एक झलक के साथ जल उठीं। क्या ये वह था? नंगे पैर वह सोफे से दरवाजे तक दौड़ी, लेकिन पीपहोल से देखने के बजाय वह घबराहट से खड़ी हो गई और एक कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया, हालांकि वह आवाज नहीं थी जिसे वह सुनने के लिए तरस रही थी। इसके बजाय यह एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज थी। शिक्षक पूनम, यह मैं हूँ, रमन। मैं आपको 2 दिनों से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। मैं चिंतित हो गया, इसलिए मैं आपसे मिलने आया। उस पल पूनम की आशा पाताल में प्लमट हो गई। रमन उसका एक पूर्व सहकर्मी था। जब वे विश्वविद्यालय में काम करते थे तब वह एक बेईमान आदमी था जो एक रिस्पेक्टेबल मुखौटे के पीछे छिपा हुआ था। उसकी आंखें अक्सर पूनम पर अनुचित रूप से घूमती थीं और उसने ये भी अफवाहें सुनी थीं कि उसने पहले कई महिला छात्रों पर प्रेड किया था। वह एक पेशेवर के रूप में प्रच्छन्न एक सच्चा शिकारी था। अज्ञात कारणों से, शायद कनेक्शन होने के कारण, यह आदमी विश्वविद्यालय में कार्यालय निदेशक के पद तक पहुंचने में कामयाब रहा था। पूनम ने हमेशा उससे घृणा की थी और उसके साथ अपने इंटरैक्शंस को न्यूनतम रखा था। दुर्भाग्य से, सर्वनाश में, ये पता चला कि रमन उसी आवासीय परिसर और यहाँ तक कि उसी इकाई में रहता था। जब से दुनिया अलग हो गई थी, रमन ने उसे बार बार बुलाया था।
शुरू में उसने गंभीर होने का नाटक किया, कहा कि संकट के दौरान सभी को एक साथ रहने की जरूरत थी। उसने दावा किया कि उसके पास बहुत सारी आपूर्ति थी और अगर उसे कुछ भी जरूरत थी तो उसे साझा करने की पेशकश भी की। लेकिन धीरे धीरे उसकी सच्ची प्रकृति सामने आई। खासकर यह जानने के बाद कि पूनम की आपूर्ति कम हो रही थी, वह तेजी से अधीर हो गया। अक्सर यह सुझाव देता था कि वह उसके साथ चली जाए। अब दरवाजे पर रमन की आवाज़ सुनकर पूनम यह नहीं बता सकती थी कि उसकी मतली निराशा से थी या शुद्ध घृणा से। अपने पेट को कसकर उसने ठंडे ढंग से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। धमाका धमाका धमाका। खटखटाना भारी हो गया। ठीक है, क्या तुमने मुझे पहले नहीं बताया था कि तुम्हारा खाना खत्म हो रहा है? जब पूनम ने अभी भी दरवाज़ा नहीं खोला तो रमन ने अंदर देखने की कोशिश करने के लिए अपना चेहरा पीपहोल के खिलाफ दबाया। दरवाजे के खिलाफ उसकी छाया देखकर पूनम सहज रूप से एक फ्राउन के साथ पीछे हट गई। जैसे ही उसने उसके सिलोएट को देखा तो रमन की आंखें जल उठीं। शिक्षक पूनम, क्या तुम भूखी हो? मेरे पास अभी भी बहुत सारी रोटी, कुकीज़, डिब्बाबंद बीफ और बोतलबंद पानी है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे अभी तुम्हारे लिए नीचे लाऊंगा। रोटी, कुकीज़, डिब्बाबंद बीफ, बोतलबंद पानी, इन खाद्य पदार्थों के नाम पूनम के कानों तक पहुंचते ही लगभग मादक लग रहे थे, जो उसके कारण को ढहने के लिए टेम्पटिंग कर रहे थे। उसने 2 दिनों से नहीं खाया था, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी, चाहे रमन के पास वास्तव में वे आपूर्ति थी या नहीं, दरवाज़ा खोलने का मतलब इस सर्वनाश के नरक में खुद को उसका व्यक्तिगत खिलौना बनाना होगा। शर्म या सर्वाइवल कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण था? कुछ समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद रमन का धैर्य का आखिरी अंश स्नैप्ड हो गया। उसका भाव गहरा गया और उसने अचानक अपने हाथ से दरवाजे को जोर से थप्पड़ मारा। धमाका। पूनम, तुम इफ्तारान का निंग BTCH। इतनी ऊंची और शक्तिशाली होने का नाटक करना बंद करो। दुनिया पहले ही नरक में चली गई है और ज़्यादातर लोग मर चुके हैं। कम से कम अगर तुम मेरे साथ रहती हो तो तुम कुछ और दिन जीवित रहोगी। मैं तुम्हें खाने या कुछ भी नहीं जा रहा हूं। तुम किस बात से डर रही हो? दरवाज़ा खोलो, लानत है। धमाका धमाका धमाका। खटखटाना किकिंग तक बढ़ गया और तेज धमकें कमरे के माध्यम से गूंजती थीं। पूनम का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। वह घूम गई, आत्मरक्षा के लिए जूते के कैबिनेट से एक फ्रूट नाइफ पकड़ा। इसे अपनी छाती के पास पकड़े हुए उसकी आंखें पैनिक और टर्मोइल से भर गईं। अध्याय 6, जानवरों का अपमान न करें। निदेशक रमन ने स्पष्ट रूप से अपनी ताकत को ज्यादा आंका था। 50 साल के बिगड़े हुए इंसान के लिए एक भारी स्टील के सुरक्षा दरवाजे को तोड़ना असंभव था। आखिरकार वह शांत हो गया और दरवाजे पर लात मारना बंद कर दिया, यह महसूस करते हुए कि ज्यादा शोर से अवांछित राक्षस आकर्षित हो सकते हैं, जो खुद के पैर में गोली मारने जैसा होगा। उसकी आंखें गणना के साथ झिलमिला उठीं और उसने अंदर के व्यक्ति से एक भयावह लहजे में बात की। ये ठीक है, शिक्षक पूनम। मेरे पास कुछ बचा हुआ डिब्बाबंद मांस है। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मैं इसे तुम्हारे दरवाजे पर छोड़ दूंगा। आखिरकार जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। तुम या तो दरवाज़ा खोल सकती हो और इसे खुद खा सकती हो, या इसके बजाय राक्षसों को तुम्हें खाने दो। कौन जानता है, शायद आज रात तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे शरीर को ढूंढ लूंगा जब वह अभी भी गर्म हो और इससे पहले कि वह अपना घिनौना खतरा पूरा कर पाता। दरवाजे के बाहर एक दबी हुई कुचलने की आवाज़ गूंजी। गंदी जुबान वाला रमन अचानक चुप हो गया। धड़, कुछ भारी चीज के गिरने की आवाज़ आई। पूनम सदमे में कांप गई। धीरे धीरे वह पीपहोल की ओर गई, अपनी आंख को उसके खिलाफ दबाया। दरवाजे के बाहर का दृश्य उसकी पुतलियों को हिंसक रूप से सिकोड़ दिया। बाहर एक परिचित युवा रमन के सिर से एक ब्लेड खींच रहा था। राघव, निदेशक रमन को एक ही वार में नीचे गिरा दिया गया था। पूनम ने अविश्वास में सांस ली। उसने अभी तक पूरी तरह से संसाधित नहीं किया था कि वह क्या देख रही थी जब राघव की आवाज़ बाहर से आई। शिक्षक पूनम, अगर तुम अभी भी जिंदा हो तो मैं सुझाव देता हूं कि हम समय बर्बाद न करें। उसकी आवाज़ ने उसकी रीढ़ में एक कपकपी भेज दी। वह आया, वह उसे दूर ले जाने आया। एक दृश्यमान भावना की लहर पूनम के चेहरे पर बह गई। रमन के बेजान शरीर के दृश्य ने उसे एक कथाटक राहत की भावना से भर दिया। उसने एक साहस को बुलाया जो वह नहीं जानती थी कि उसके पास था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाज़ा खोल दिया। राघव, उसने सहज रूप से हकलाया। उसकी नज़रें उसके हाथ में खून से ढकी हुई छोटी कटार पर पड़ीं। वह 2 कदम पीछे हटने में मदद नहीं कर सकी। ये सुनिश्चित नहीं थी कि उसकी भावनाएं राहत के करीब थीं या डर के। उसकी नज़रें रमन की लाश पर पड़ीं। उसका सिर भौहों तक लगभग खुला हुआ था। वह जमीन पर पड़ा था, उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं। लाल और सफ़ेद तरल पदार्थ एक घिनौनी गड़बड़ी में ऊजिंग कर रहे थे। उफ, पूनम अब इसे अंदर नहीं रख सकी और झुक गई, उल्टी कर रही थी। लेकिन 2 दिनों तक बिना भोजन के उसके पेट में कुछ भी नहीं था, केवल पेट का एसिड ऊपर आया। राघव ने अपने सामने खड़ी कमज़ोर और अस्त व्यस्त पूनम को देखा। वह उस जीवंत और आत्मविश्वासी शिक्षक पूनम
से बहुत दूर थी जिसे वह याद करता था, जो अपनी कक्षाओं के दौरान भी एक कमांडिंग एलिगेंस को बढ़ाती थी। उसके सीने में दया की एक चुभन उठी। आज पूनम ने एक जोड़ी डेनिम जीन्स पहनी थी जिसके साथ एक स्पॉटी टॉप और एक लाइटवेट विंड ब्रेकर थी, संभवतः भागने के लिए उपयुक्त पोशाक का उसका विचार। उसके जैसा स्कम एक जानवर से अलग नहीं है। खुद को गिल्ट से बोझ मत डालो। क्या तुम्हारा सामान पैक है? राघव की नज़रें जूते के कैबिनेट द्वारा ऊंची एड़ी के जूते की पंक्तियों पर बह गईं इससे पहले कि वह उसके नंगे पैरों पर उतरी। हाँ, मैं तैयार हूँ। अपने दिल में उथल पुथल को दबाने के लिए खुद को मजबूर करते हुए पूनम ने जल्दी से अपनी कंपोजर को रिगेन किया। वह राघव के सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहती थी। वह अपने जूते पहनने के लिए झुक गई, जानबूझकर रमन के शरीर को देखने से बच रही थी। बहुत कुछ कहे बिना राघव अंदर चला गया, अपार्टमेंट को स्काउरिंग कर रहा था। उसने एक कार्डबोर्ड बॉक्स पकड़ा और अपनी रसोई से कई छोटे अप्लायंसेस को, जिसमें एक कॉफ़ी मेकर और एक जूसर शामिल थे, उसमें भर दिया इससे पहले कि वह उसे अपनी बाहों में धकेल देता। इसे पकड़ो। हो, तुम इन्हें क्यों ले जा रहे हो? पूनम ने सहज रूप से पूछा जैसे ही उसने बॉक्स लिया। उसकी आवाज़ नर्वसनेस और जिज्ञासा का मिश्रण थी। वह ये नहीं समझ सकी कि राघव बेतरतीब अप्लायंसेस क्यों पकड़ रहा था। लेकिन राघव, उसका रेस्क्यूअर, ने जवाब नहीं दिया और उसने जल्दी से अपने सवाल निगल लिए। उसने आज्ञाकारी रूप से बॉक्स को पकड़ लिया और उसके पीछे चली गई। पूनम का लगेज केवल एक छोटा ट्रैवल बैग था जिसमें कपड़ों के कुछ बदलाव और महत्व का शायद ही कुछ और था। एक बॉक्स ऑफ कॉन्डोम्स को छोड़कर। हालांकि वह कभी किसी के साथ नहीं थी, एक शिक्षित और स्वतंत्र महिला के रूप में उसने हमेशा खुद की रक्षा करने में विश्वास किया था। यह एक आदत थी जिसे उसने वयस्कता के बाद विकसित किया। अब सर्वनाश में, इस कठोर वातावरण में, गर्भावस्था एक मौत की सजा के बराबर थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या था, यह उसकी आत्मसुरक्षा की आखिरी पंक्ति थी। इसके अलावा उसके पास कोई भोजन या पानी नहीं था। ऊपर अपार्टमेंट 1203 में रमन के घर। दरवाज़ा बंद था, लेकिन राघव ने उस पर अपना हाथ रखा, एक पल के लिए फिडल किया और लॉक खुल गया। रमन ने प्लेंटी ऑफ फूड एंड वाटर होने का दावा किया था और राघव अपनी यात्रा की तैयारी करते समय ऐसी आपूर्ति को बर्बाद होने नहीं देने वाला था। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक रिवोल्टिंग स्टेंच बाहर निकल गई। पूनम ने राघव के कंधे पर झांका और अंदर का दृश्य उसे लगभग बेहोश कर दिया। उफ, उसने फिर से गैग किया। उसका पेट हिंसक रूप से चर्निंग कर रहा था, यहाँ तक कि राघव का चेहरा भी पीला पड़ गया। जब उसने दृश्य का सर्वेक्षण किया तो उसकी भौहें गहराई से फरोड हो गईं। घर में भोजन या पानी का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय अपार्टमेंट खून और गोरे से भरा हुआ था। रसोई में आधा म्यूटिलेटेड कॉप्स पड़ा था, संभवतः एक अधेड़ उम्र की महिला का, स्पष्ट रूप से बुचड़ था। राघव का भाव और भी गहरा हो गया क्योंकि मतली की एक लहर ने उसे हिट किया। रमन भोजन का होर्डिंग नहीं कर रहा था, वह लोगों को मार रहा था। ये पता लगाना मुश्किल नहीं था। रसोई में दुर्भाग्यपूर्ण महिला संभवतः अपार्टमेंट की ओरिजिनल ओनर, निदेशक रमन की पत्नी थी। मैं जानवरों से माफ़ी का कर्जदार हूँ। उसे एक जानवर कहना जानवरों का एक भारी अपमान है, राघव ने ठंडे ढंग से बुदबुदाया। चलो चलते हैं, मेरे करीब रहो और कोई शोर करने की कोशिश मत करो। यह महसूस करते हुए कि खंगालने के लिए कोई मूल्यवान चीज़ नहीं बची थी, वह निर्णायक रूप से मुड़ गया और बाहर चला गया। ठीक है। पूनम का चेहरा पीला था क्योंकि उसने सिर हिलाया था। वह पूरी तरह से सदमे में थी। वहाँ बहुत सारे मरे हुए लोग हैं। चीखो मत, ठीक है? हर समय अपने कदमों को देखो, ट्रिप मत करना, ठीक है? ऐसे हॉरर्स को देखने के बाद पूनम अब एक कंप्लायंट स्टूडेंट जैसी लग रही थी, जो राघव ने जो कुछ भी कहा उसे ध्यान से सुन रही थी। उसकी इंस्टिंक्ट्स ने उसे बताया कि राघव का अनुसरण करना सही फैसला था। स्क्वेल्च स्टेशन के अंदर राघव ने कैजुअली कुछ ज़ॉम्बी के सिर के माध्यम से क्लीव किया जैसे ही उसने पूनम को प्लेटफॉर्म के बगल में संकीर्ण रखरखाव पथ पर ले गया। पूनम उसके पीछे पीछे चलती रही। उसका चेहरा राख जैसा था, अपने पेट में चर्निंग कर रही मतली को दबाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने कल्पना नहीं की थी कि बाहर की दुनिया इतनी लिविंग हेल बन गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर सबसे बुरे दुष्स्वप्नों से एक दृश्य में बदल गया था। रमन के अपार्टमेंट का ग्रोटेस्क दृश्य निस्संदेह हमेशा के लिए उसके सपनों को हॉन्टिंग करेगा। अंधेरी सबवे सुरंग में एकमात्र आवाज़ें उनके तेजी से चलने वाले फुटस्टेप्स और स्ट्रेन्ड सांसें थीं। बहुत देर नहीं हुई थी कि एक हल्की रोशनी ने दूरी में एक मैसिव शैडो को रोशन किया। जैसे ही मन ट्रैक लाइट्स ने विशाल ट्रेन का खुलासा किया, पूनम का मुंह अस्टॉनिशमेंट में थोड़ा अलग हो गया। ट्रेन का शेयर साइज उसे स्टंट कर गया, लेकिन जैसे ही राघव उसके पास पहुंचा, भारी लोकोमोटिव जीवन में दहाड़ उठा। उसकी हेडलाइट्स आगे ब्लेजिंग हुई, उसे उनकी रोशनी में स्नान कर रही थीं। घूरना बंद करो, चढ़ो, राघव ने बुलाया। ठीक है। राघव ने हाथ बढ़ाया, उसकी बाहों से छोटे अप्लायंसेस ले लिए और फिर दृढ़ता से उसका हाथ पकड़ा, उसे ट्रेन पर खींच लिया। वे ड्राइवर्स कैबिन में प्रवेश कर गए और राघव ने उनके पीछे मोटी लोहे की दरवाजे को बंद कर दिया।
अंदर ब्राइट लाइटिंग और एनक्लोज्ड स्टील वॉल्स ने तुरंत पूनम को सुरक्षा की एक ओवरवेलमिंग सेंस दी। राघव, क्या तुम सच में एक ट्रेन चलाना जानते हो? उसने हेजिटेटिंगली पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इस चीज़ को यहाँ तक धकेला है? राघव ने एक फेंट स्माइल के साथ जवाब दिया। दरवाजे को लॉक करने के बाद उसका डिमीनर थोड़ा आराम कर रहा था। अपने हाथ को फर्श पर रखते हुए उसने मैकेनिकल हॉट को सक्रिय किया, जिससे ट्रेन की हेडलाइट्स बंद हो गईं। फिर उसने उसे नंबर 1 गाड़ी में निर्देशित किया, जहां उसने आपूर्ति के माध्यम से रमज किया। अंततः रोटी का एक टुकड़ा और पानी की एक बोतल बाहर निकाल ली। उसने उन्हें उसके पास टॉस्ट कर दिया। तुम लगता है कि तुमने दिनों से नहीं खाया है। यहाँ खाओ। पूनम की आंखों में आंसू भर आए क्योंकि उसने ग्रेटफुली भोजन स्वीकार किया। उसके चेहरे पर साइलेंट टीयर्स बह गए क्योंकि उसने अपने होंठ को काटा, एक इमोशनल ब्रेकडाउन के कगार पर ट्रेम्बलिंग कर रही थी। एक चोक्ड आवाज में उसने कहा, धन्यवाद। वह सच में भूखी थी। यहाँ तक कि अपना बैकपैक उतारे बिना उसने रोटी की पैकेजिंग को फाड़ दिया और बड़े बाइट्स में इसे डिवॉरिंग करना शुरू कर दिया। आंसू उसके चेहरे से बहते रहे। राघव उसके पार बैठा, अपनी ऊर्जा को रिकवर कर रहा था जबकि उसे देख रहा था। एक परिचित चेहरे को देखकर उसे सॉलिस की एक सेंस मिली। इस पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में, जहां डेथ और डिस्पेयर हर मोड़ पर मंडरा रहा था, कोई भी लोनलीनेस के क्रशिंग फियर से इम्यून नहीं था, यहाँ तक कि राघव भी नहीं। इंसान सोशल क्रीचर्स हैं, और इंटरनेट के कोलैप्स के बाद वह आइसोलेशन लगभग अनबेरेबल हो गया। इन्फिनिट ट्रेन को संचालित करना और अपने विंड कैनन स्किल का उपयोग करना दोनों ने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी का उपभोग किया। इसका वर्णन करना मुश्किल था, लेकिन ऐसी शक्तियों का उपयोग करने से उसके शरीर पर एक डिस्टिंक्ट बर्डन डाल दिया गया। पून, राघव ने कहना शुरू किया, उसकी नज़रें फ्लिकरिंग हुईं। इससे पहले कि उसने फैसला किया, भूल जाओ, मैं बस तुम्हें शिक्षक पूनम कहता रहूंगा। उसे रोटी को वुल्फ डाउन करते हुए देखकर राघव ने फैसला किया कि कुछ ग्राउंड रूल्स सेट करने का समय आ गया था। सबसे पहले उसने सीरियसली शुरू किया, मैं एक क्षमता उपयोग करता हूँ। इस ट्रेन को केवल मेरे द्वारा संचालित किया जा सकता है। अगर मैं मर जाता हूँ तो तुम भी मर जाती हो। चूंकि मैं तुम्हें ऑनबोर्ड लाया, इसका मतलब है कि आज से हम एलाइज हैं, हम टीममेट्स हैं। तुम्हें मुझ पर अनकंडीशनली भरोसा करना चाहिए और मेरे ऑर्डर्स का पालन करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा भाग्य बहुत ग्रिम होगा। पूनम ने रोटी का एक माउथफुल निगल लिया। उसकी आंखें लाल थीं क्योंकि उसने राघव को घूरा। उसने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, मैं समझती हूँ। अब से मैं तुम्हारी सुनूंगी। राघव ने सैटिस्फैक्शन में सिर हिलाया। मेरी क्षमता क्या है तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रेन हमारा फोर्ट्रेस है, बहुत स्टर्डी, लेकिन यह वहाँ के कुछ राक्षसों के खिलाफ ज़रूरी नहीं है। और बेशक ऐसे लोग होंगे जो हमारी आपूर्ति को कवर करेंगे। जब ब्रिंक पर पुष्ट किया जाता है तो ह्यूमन ग्रीड कभी कभी किसी भी डेमन से ज़्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। इसका मतलब है कि ऐसे समय होंगे जब मुझे समस्याओं को हल करने, आपूर्ति खोजने और यहाँ तक कि ट्रेन की गार्ड करने के लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। समझा? शायद इसलिए कि उसने खाया था, पूनम ने कुछ ताकत रिगेन की थी। और एक और चीज़, शिक्षक पूनम। राघव धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी नज़रें सीरियस थीं क्योंकि उसने उसकी ओर बॉ किया। तुम खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर लो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ सोऊंगा। पूनम का शरीर उसके शब्दों पर विजिबली ट्रेम्बल किया। उसने सहज रूप से अपने हाथों में रोटी को टाइटर पकड़ा। उसके डिशेवल्ड बाल उसके चेहरे पर गिर गए, उसके कन्फ्लिक्टेड एक्सप्रेशन को छुपा रहे थे। राघव से ऐसे ब्लंट वर्ड सुनकर जिस छात्र को उसने एक बार सिखाया था, उसके दिल से एक जोल्ट भेज दिया। अपना सिर झुकाते हुए उसने एक फेंट मम को एक्नॉलेजमेंट में बाहर निकाला, इसे एक प्रतिक्रिया मानते हुए। उसने साइलेंस में अपनी रोटी खाना जारी रखा, लेकिन उसका दिल उसके सीने में फ्यूरियसली पाउंड कर रहा था। अध्याय 7, मैं कोई अपहरणकर्ता नहीं हूँ। झंझनाहट, झंझनाहट। ध्रुवीय रात खत्म होने के बाद ये पहली बार था जब भोपाल शहर में पटरियों पर किसी लोकोमोटिव की आवाज़ सुनी गई थी। स्वाभाविक रूप से इस यांत्रिक जानवर के शोर ने रेलवे के पास अपने घरों में छिपे हुए कुछ बचे हुए लोगों का ध्यान खींचा। उत्सुक आंखें इस विशाल लोकोमोटिव के पीछे पीछे गईं, जो गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहा था, और वे सभी आश्चर्यचकित थे। पूनम ने ब्रेड का एक टुकड़ा निगला और आधी से ज्यादा बोतल पानी पीकर महसूस किया कि वह मौत की बर्फीली पकड़ से बाहर निकल आई है। कुछ पल के लिए चुपचाप बैठी, उसने ट्रेन की धीमी और स्थिर गति को महसूस किया। राहत की एक कड़वी लेकिन मीठी भावना उसके मन में छा गई। ऐसा लगा जैसे वह बाल बाल बची है। अपने होश में वापस आकर पूनम ने स्टील के डिब्बे को देखना शुरू किया जिसने उसे इतनी सुरक्षा का एहसास दिया था। खिड़कियों को मोटी स्टील की प्लेटों से वेल्ड कर दिया गया था, जिससे केवल छोटे जालीदार छेद बचे थे जिनसे बाहर का दृश्य धुंधला होकर पीछे की ओर जाता हुआ दिख रहा था। यात्री कार में मूल सीटों को पूरी तरह से हटा दिया गया था और उसे एक रहने की जगह में बदल दिया गया था। फर्श पर एक चटाई और एक तंबू था और ज्यादातर जगह सामान ने घेर रखी थी। इसके अलावा पुरानी यात्री कार का शौचालय भी वहीं था।
हालांकि यह तंग और कुछ हद तक अस्त व्यस्त था, लेकिन इस व्यवस्था ने एक पूर्णता का एहसास और एक अजीब, आरामदायक सुरक्षा प्रदान की। दूसरे डिब्बे की ओर मुड़कर उसने देखा कि वह ज्यादातर खाली था, जिसमें अज्ञात सामान से भरे वाटरप्रूफ बैग थे। फिर उसका मुंह अचानक सदमे से खुल गया। दूसरे डिब्बे के कोने में एक लड़की पड़ी थी, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसकी आंखें बंद थीं और यह स्पष्ट नहीं था कि वह जीवित थी या मर चुकी थी। हैरान होकर पूनम ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। ये समझ नहीं पा रही थी कि इस स्थिति के बारे में क्या सोचे। क्या इस लड़की को राघव ने अगवा कर लिया था? लेकिन यह विचार सही नहीं लग रहा था। इस तरह के सर्वनाश के माहौल में एक छोटी लड़की को अगवा करने का क्या मूल्य हो सकता था? जब तक जैसे जैसे उसके विचार तेजी से चल रहे थे, वह ये ध्यान नहीं दे पाई कि राघव पहले ही डिब्बे में प्रवेश कर चुका था। मिस पूनम। पूनम अपने विचारों में खोई हुई थी, उसकी आवाज़ से चौंक गई। घबराए हुए भाव के साथ पीछे मुड़कर उसने राघव को वहां खड़े देखा। उसके चेहरे पर शांति थी। बेहतर महसूस कर रही हैं? उसने पूछा। वह कौन है? पूनम ने हिचकिचाते हुए पूछा। उसका दिल बेचैन था क्योंकि उसने दूसरे डिब्बे की ओर इशारा किया। राघव ने बंधी हुई लड़की की ओर अपनी नज़र डाली और जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि वह कौन है। वह अचानक मेरे घर के बाहर दिखाई दी और मुझसे उसे बचाने की गुहार लगाए। तब से वह बेहोश है। सुरक्षा कारणों से मेरे पास उसे बांधने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सुनकर पूनम ने राहत की एक लंबी सांस ली और यहाँ तक कि खुद पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान भी दी। उसने स्वेच्छा से राघव की ट्रेन में शामिल होने के लिए कहा था। उसका भाग्य कुछ भी हो, यह उसकी अपनी पसंद थी। चिंता करने की क्या जरूरत थी? तो क्या अब हम शहर छोड़ रहे हैं? उसने पूछा। अभी नहीं, राघव ने जवाब दिया। कुछ जरूरी सामान है जो मुझे अभी भी इकट्ठा करने हैं। साथ ही मैं ट्रेन के प्रदर्शन का परीक्षण करना चाहता हूँ। हमारे पास ध्रुवीय रात तक 4 दिन बचे हैं, ये पर्याप्त समय होना चाहिए। पूनम ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें दृढ़ता से भरी हुई थीं। आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं? चूंकि वह अब उसके साथ इस काम में शामिल थी, तो उसे लगा कि उसे अपना मूल्य साबित करना चाहिए और सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा बनकर नहीं रहना चाहिए। कुछ चीजें हैं, राघव ने कहा। उसने कॉकपिट से एक यात्रा लॉग निकाला और उसे पूनम को सौंप दिया। मैं गाड़ी चलाने का काम करूंगा। आपका काम रोजाना के मार्ग, माइलेज, ठहराव और ट्रेन की स्थिति को रिकॉर्ड करना होगा। चूंकि हम अभी भी डार्क टाइड्स के पैटर्न और कवरेज को नहीं जानते हैं, तो हमें अपने भागने के दौरान बदलते सूर्योदय के समय को भी ट्रैक करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम गलत दिशा में जाते हैं तो हम शायद कभी भी ध्रुवीय रात से बच नहीं पाएंगे। पूनम ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ। और राघव की नज़र डिब्बे पर घूम गई। अभी के लिए हम सिर्फ 2 लोग हैं। मैं चाहता हूं कि आप सामान की सूची बनाएं और उसका प्रबंधन करें। साथ ही उस लड़की पर भी नज़र रखें। पूनम ने सोई हुई लड़की की ओर वापस देखा और वह हैरान थी। आपको सामान ढूंढने जाते समय मुझे अपने साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बिना कहे सवाल साफ था, क्या आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं कि मुझे ट्रेन में अकेला छोड़ दें? राघव हल्के से हंसा। क्या मैंने अभी अभी नहीं कहा कि हम सिर्फ 2 लोग हैं? अगर हम दोनों ट्रेन छोड़ देंगे तो उसकी रखवाली कौन करेगा? उसने इस अंतर्निहित सवाल को समझ लिया था, लेकिन स्पष्ट रूप से इसका जवाब नहीं दिया। हकीकत में ट्रेन का ईंधन टैंक पूरी तरह से खाली था। कोई भी इसे चला नहीं सकता था, यहाँ तक कि सबसे अनुभवी ड्राइवर भी नहीं। राघव को बाहर बंद होने की भी चिंता नहीं थी। उसे अपनी सावधानियों पर भरोसा था, हालांकि उसने जानबूझकर अपने पत्ते छुपाकर रखे थे। सर्वनाश के समय पूनम जैसी कोई भी, जो पहले इतनी दयालु और कोमल लग रही थी, उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता था। फिर भी अभी के लिए उसे कुछ हद तक भरोसा दिखाना था, कम से कम सतह पर। समझ गई। पूनम को उम्मीद नहीं थी कि राघव उस पर इतना भरोसा करेगा। उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी भर गई, जिससे वह अजीब तरह से भावुक हो गई। एक पल के लिए उसे पुरुष बाहर का काम संभालता है और महिला अंदर का काम संभालती है जैसी एक गतिशीलता भी महसूस हुई। और जब उसे याद आया कि वह उसका छात्र था, तो एक हल्की सी अजीब भावना उसके भीतर उठने लगी। झंझनाहट, झंझनाहट। इन्फिनिट ट्रेन भोपाल शहर की शहरी लाइट रेल पर बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। राघव ने नक्शे पर नियोजित मार्ग का पालन किया, लाइन 3 के साथ आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा, जबकि आगे की सड़क पर किसी भी विकास के प्रति सतर्क रहा। सफलतापूर्वक भक्षण किया। यांत्रिक स्रोत अंक जोड़ 1, यांत्रिक भक्षण कौशल निपुणता जोड़ 1, बोनस इनाम, आपका सुरक्षा कवच जोड़ 1। वर्तमान यांत्रिक हृदय स्तर LV.11 177/500। नोट: यांत्रिक हृदय को अपग्रेड करने से विशेष कौशल इनाम मिलते हैं। जब यांत्रिक हृदय LV3, LV6 और LV9 तक पहुंचता है तो एक रहस्यमय जागरण होगा। मूल गुण: ताकत LV12250, गति LV02830, सुरक्षा कवच LV01630।
वर्तमान मूल कौशल यांत्रिक भक्षण LV.1266300 रोज, यांत्रिक विनिर्माण LV.11230 रोज, यांत्रिक स्कैन निष्क्रिय, यांत्रिक मरम्मत निष्क्रिय, यांत्रिक संचालन निष्क्रिय, विशेष कौशल पवन तोप LV.1310 रोज। कॉकपिट के अंदर राघव ने व्यवस्थित रूप से कुछ छोटे घरेलू उपकरणों को भक्षण करना शुरू कर दिया जो वह पूनम के घर से लाया था। यात्रा आगे थी, उसे लगातार ध्यान केंद्रित रहने और अपनी ताकत बढ़ाने के हर अवसर को भुनाने की जरूरत थी। सफलतापूर्वक भक्षण किया, यांत्रिक स्रोत अंक जोड़ 1, यांत्रिक भक्षण कौशल निपुणता जोड़ 1। सफलतापूर्वक भक्षण किया, यांत्रिक स्रोत अंक जोड़ 2, यांत्रिक भक्षण कौशल निपुणता जोड़ 1। वर्तमान यांत्रिक हृदय स्तर LV.180/500, यांत्रिक भक्षण LV.1268/300। यह अभी भी बहुत धीमा है। राघव ने अपने हाथों में गुलाबी टेडी बियर ब्लेंडर को राख में बदलते देखा और आह भरी। अगर उसके पास पर्याप्त समय होता तो कारों या यहाँ तक कि ट्रेनों को भक्षण करने से शायद उसे एक बार में दर्जनों या सैकड़ों यांत्रिक स्रोत अंक मिल सकते थे। इसके अलावा हेयर ड्रायर के साथ अपने पहले के अनुभव के आधार पर वह ये सोचने में मदद नहीं कर सका कि क्या विभिन्न वस्तुओं को भक्षण करने से अन्य विशेष कौशल भी उभर सकते हैं। इस विचार से वह उत्साहित हो गया। ये क्षमता वास्तव में खेल को बदलने वाली थी। उसका यांत्रिक हृदय प्रणाली न केवल उसे मशीनों को नियंत्रित करने और ट्रेन चलाने की अनुमति देती थी, यह मशीनों को बना भी सकती थी। यह अनिवार्य रूप से एक रचनात्मक मोड था। इस सर्वनाश के बाद की दुनिया में जहां मानवता की औद्योगिक प्रणालियां ढह गई थीं, ये व्यावहारिक रूप से एक अपराजय लाभ था। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि यह क्षमता उसके गुणों को भी बढ़ा सकती थी और उसे नए कौशल प्रदान कर सकती थी। अन्य क्षमताओं की तुलना में इसकी बहुमुखी प्रतिभा पूरी तरह से एक अलग स्तर पर थी। अध्याय 8 फर्नीचर स्टोर पर बड़ी खरीदारी। राघव की योजना के अनुसार ट्रेन के लिए एक स्थायी अस्तित्व लूप को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ऊर्जा के मुद्दे को हल करना जरूरी था। उसकी विशेष क्षमता ने ऊर्जा की अधिकांश समस्या को हल कर दिया, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यह था कि यह उसकी शारीरिक शक्ति का उपभोग करती थी और उसे लगातार ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती थी। इससे उसके लिए अन्य जटिल कार्यों के साथ मल्टीटास्क करना मुश्किल हो गया था। सूची में अगला था बचाव और जीवित रहने के लिए भोजन। हालांकि राघव जानता था कि इन लक्ष्यों को रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता था। अकेले पहली बोगी अपने बाहरी कवच के साथ पहले ही उसके कई महीनों के प्रयास का उपभोग कर चुकी थी। सब कुछ तुरंत पूरा करने की उम्मीद करना सिर्फ एक कल्पना थी। इसके अलावा वह अकेले काम कर रहा था। पूनम, जबकि अन्य क्षेत्रों में मददगार थी, तकनीकी विशेषज्ञता के मामले में ज्यादा योगदान नहीं दे सकती थी। मुझे आखिरकार कुछ टीम के साथियों को ढूंढना होगा, राघव ने खुद से सोचा। सबसे पहले मुझे एक इंजन चालक दल की जरूरत होगी जो पूरी ट्रेन के यांत्रिक रखरखाव को संभाले और गाड़ी चलाने में मदद करे। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की भी जरूरत होगी जो रोपण के बारे में जानता हो। उदाहरण के लिए एक वनस्पति विज्ञानी या एक हाइड्रोपोनिक्स विशेषज्ञ, कोई ऐसा व्यक्ति जो ताज़ी सब्जियां और फल उगा सके और शायद पानी और ऑक्सीजन शुद्धि भी प्रदान कर सके। सही है, भोजन की बात करें तो मुझे एक रसोइया की भी ज़रूरत होगी। और एक डॉक्टर, जाहिर है। आप कभी नहीं जानते कि कोई कब गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है। और हम सिर्फ विशेषज्ञों पर भरोसा नहीं कर सकते, मुझे लड़ाकों की भी ज़रूरत होगी, आदर्श रूप से कुछ क्षमता वाले उपयोगकर्ता। ओह, और मुझे एक संतरी दल की ज़रूरत होगी। जैसे ही राघव ने अपने विचारों को आगे बढ़ाया, उसकी योजनाएं तेजी से महत्वाकांक्षी होती गईं। सिर हिलाते हुए उसने गहरी सांस ली और ट्रेन चलाने पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। ओस फर्नीचर सिटी। दूर एक विशाल इमारत को देखते हुए राघव का भाव गंभीर हो गया। ये जगह आमतौर पर एक फर्नीचर और घरेलू सामान की दुकान है जहां बहुत कम लोग आते हैं। यहाँ ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कुछ ठंडे मौसम के कपड़े ले सकता हूँ, बिस्तर और इसी तरह की चीज़ें। वह पुरुषों और महिलाओं के बीच की मामूली चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि सर्वनाश के बाद से दुनिया भर में तापमान में महत्वपूर्ण गिरावट के बारे में सोच रहा था। अगाध घटना से प्रभावित क्षेत्रों में नाटकीय शीतलन देखा गया था। अगस्त होने के बावजूद भोपाल शहर में गर्मी का मौसम, दिन का तापमान लगभग 12 या 13 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, जबकि रात का तापमान ठंड से सिर्फ कुछ डिग्री ऊपर था। और यह अभी भी हर दिन ठंडा होता जा रहा था। राघव ने अनुमान लगाया कि अगाध द्वारा आकाश को ढकने के कारण होने वाली डार्क टाइड्स ने जलवायु को बुरी तरह प्रभावित किया था। ये संभव था कि एक हिमयुग या एक लंबे समय तक चलने वाला ठंडा मौसम आ रहा था। ऐसे समय में ठंडे मौसम के कपड़ों को पहले से तैयार करना निस्संदेह एक चतुर कदम था। चरमराती हुई, राघव ने ट्रेन को पटरियों के एक खुले हिस्से पर रोक दिया। रेलवे एक ऊंची चेन लिंक बार से घिरा हुआ था, जिसके बगल में एक शहर का रास्ता चल रहा था। सड़क पर परित्यक्त वाहन बिखरे हुए थे, लेकिन इलाका खुद विरल रूप से आबादी वाला था। यहाँ तक कि लाशें भी बहुत कम थीं, जिससे आसपास का माहौल अजीब तरह से शांत था।
समतल भूभाग, सुरंगों या ऊंचे पटरियों की कमी और बाढ़ की उपस्थिति ने इस जगह को सामान उतारने के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित बना दिया। मिस पूनम, मेरे लिए ट्रेन में इंतजार करें, मैं अंदर जाकर जांच करूंगा, राघव ने कहा क्योंकि उसने अपना बैकपैक बांधा और अपनी छोटी तलवार उठाई। साथ ही, मेरे अलावा किसी और के लिए दरवाज़ा न खोलें। मैं समझती हूँ, पूनम ने जवाब दिया, हालांकि उसका भाव थोड़ा तनावपूर्ण था। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं आपकी मदद करूं? अगर उठाने के लिए बहुत कुछ है तो ये तेजी से हो सकता है। अभी इसकी ज़रूरत नहीं होगी, राघव ने जवाब दिया। इस जगह को स्पष्ट रूप से पहले ही एक बार लूटा जा चुका है। शायद कुछ भी उपयोगी न हो। मुझे पहले तो ही करने दें, और अगर कुछ लेने लायक है तो आप नीचे आ सकती हैं और इसे ले जाने में मदद कर सकती हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, उसने उसे एक वॉकी टॉकी फेंक दिया। आइए इसका उपयोग संपर्क में रहने के लिए करें। सेल सिग्नल भरोसेमंद नहीं है। ठीक है, पूनम ने कहा, वॉकी टॉकी को कसकर पकड़ते हुए। राघव ने केबिन का दरवाज़ा खोला और ट्रेन से नीचे कूद गया, अपने चारों ओर की जांच कर रहा था। ये पुष्टि करने के बाद कि यह सुरक्षित था, वह चेन लिंक बाड़ पर चढ़ गया और दूसरी तरफ हरियाली में कूद गया। वहां से वह फर्नीचर स्टोर की ओर सड़क पार कर गया। स्टोर के सामने एक विशाल पार्किंग स्थल था जो अब पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। चारों ओर कई कारें बिखरी हुई थीं, सभी स्पष्ट रूप से काम से बाहर थीं। अपनी क्षमता से इन कारों को भक्षण करना एक उत्कृष्ट विकल्प होगा। वे सर्वनाश में सबसे आम यांत्रिक वस्तुओं में से एक थीं। हालांकि समस्या उन्हें भक्षण करने में लगने वाले समय में थी। राघव ने अनुमान लगाया कि उसके यांत्रिक भक्षण कौशल को समतल करने से इसकी दक्षता में सुधार होगा, इसलिए अभी के लिए वह सुरक्षित खेल रहा था। जोखिम भरे वातावरण में वस्तुओं को भक्षण करने के बजाय उसने उन्हें वापस ट्रेन में लाने और सुरक्षा में संसाधित करने की योजना बनाई। स्टोर के मुख्य प्रवेश द्वार पर जमीन सूखे गहरे लाल रक्त से ढकी हुई थी। नए माल की तरह दिखने वाले टुकड़े हर जगह बिखरे हुए थे। ठंडी हवा दृश्य से गुजरी, जिससे इसे एक उदास और निर्जन माहौल मिला। सावधानी से राघव अंदर चला गया। जगह तुरंत खुल गई, विशाल और खाली महसूस हो रही थी। वह इस स्टोर पर पहले भी जा चुका था। इसे भव्य रूप से सजाया गया था, जिसमें चौड़े शांत गलियारे और कम लोग आते थे। अब सर्वनाश के बाद ये पूरी तरह से सुनसान था। उसे यहाँ ज्यादा लाशें भी नहीं दिखीं। राघव मॉल के अंदर ब्रांडेड फर्नीचर स्टोरों के माध्यम से घूमा। रोशनी बंद होने के अलावा अधिकांश दुकानें अभी भी साफ और व्यवस्थित थीं, जिनमें सोफे, गद्दे और अन्य सामान बड़े करीने से प्रदर्शित थे। दूसरी मंजिल पर बाथरूम के सामान रखे थे। विशाल खाली इमारत ने एक अजीब माहौल दिया क्योंकि वह अकेले इसके माध्यम से चला गया। ये सिमंस गद्दा काफी अच्छा है, ठोस फिर भी नर्म है। लेटेक्स गद्दे, मोटे रजाई, इस तरह के सामान सर्वनाश में बहुत कम मूल्य रखते थे। यही वजह थी कि यहाँ के अधिकांश स्टोरों को लूटा नहीं गया था। ये समझ में आता है, जब अस्तित्व दांव पर होता है तो पहली जगहें जो लोग छापा मारने के बारे में सोचते हैं वे सुपरमार्केट और सुविधा स्टोर हैं, न कि तकिए पकड़ने के लिए एक फर्नीचर मॉल। राघव ने थोड़ी देर के लिए देखा, फिर एक सिरदर्द पैदा करने वाली समस्या का एहसास हुआ। ये सामान भारी थे, उन्हें वापस ले जाना आसान नहीं होगा। इलाके की टोही के बाद वह आखिरकार चौथे निकास के माध्यम से लोडिंग डॉक तक पहुंच गया। वहां उसने कुछ फोकलिफ्ट और एक सपाट ट्रक देखा। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। हालांकि जैसे ही वह पहुंचा, एक सड़ी हुई लाश अचानक पास की मालवाहक लिफ्ट से बाहर निकल आए और उस पर झपटी। उर्ग सड़ांध की बदबू उस पर पूरी तरह से छा गई और राघव ने सहजता से एक तेज कदम पीछे लिया। एक बार जब उसे एक स्पष्ट नज़र मिली तो उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और निशाना लगाया। बूम! एक तोप की तरह हवा का एक धमाका बाहर निकला, तुरंत लाश की खोपड़ी में एक बड़ा छेद बना दिया। धड़! लाश जमीन पर गिर गई, कुछ बार छटपटाई और स्थिर हो गई। लाश अभी भी एक नारंगी पीले कार्यकर्ता की वर्दी पहने हुए थी। ये संभवतः एक डॉक्टर कर रहा होगा जो चीजें खराब होने से पहले इमारत में शरण ले रहा था। पवन तोप LV.1410। हर बार जब राघव इस क्षमता का उपयोग करता था तो उसकी कौशल निपुणता एक बिंदु से बढ़ जाती थी। हालांकि उसने देखा कि इस कदम ने उसकी ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण मात्रा का उपभोग किया। उसे इसे संयम से उपयोग करने की आवश्यकता थी। इसे ध्यान में रखते हुए उसने अपनी पीठ से छोटी तलवार निकाली। साधारण लाशों के खिलाफ उसे एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में ज्यादा दबाव महसूस नहीं हुआ। जब तक वह लाशों की भीड़ को नहीं भड़काएगा या कुछ अन्य राक्षसों को उकसाएगा नहीं, तब तक चीजें प्रबंधनीय होंगी। राघव सपाट ट्रक के केबिन में चढ़ गया। दरवाज़ा पहले से ही खुला था और ईंधन कैप हटा दिया गया था। स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि किसी ने उससे पहले इसे ले लिया था। जैसा कि अपेक्षित था, जब उसने अपने यांत्रिक हृदय को सक्रिय किया तो उसने जल्दी से पता लगाया कि आरक्षित बैटरी पूरी तरह से मृत थी, जिससे इंजन को शुरू करना असंभव हो गया। यह आश्चर्यजनक नहीं था कि दूसरों ने ईंधन को साइफन किया था और ट्रक को छोड़ दिया था। इस तरह का छोटा
सपाट, अपने सरल डिज़ाइन और कम अश्वशक्ति के साथ अधिकांश बचे हुए लोगों के लिए एक वांछनीय वाहन नहीं था। लेकिन राघव के लिए यह एक खजाना था जो सीधे उसके दरवाजे पर पहुंचाया गया था। वह ट्रक से बाहर निकला और फोकलिफ्ट में से एक के पास गया। अपनी क्षमता को सक्रिय करते हुए उसने बिना किसी परेशानी के मशीन शुरू कर दी। फिर एक साहसी और आत्मविश्वासी हवा के साथ उसने फोकलिफ्ट को सीधे फर्नीचर मॉल के पीछे के प्रवेश द्वार से चला दिया। उसकी योजना सरल थी, पहली बोगी में अपने रहने की जगह को यथासंभव आरामदायक बनाना। सर्वनाश में एक आरामदायक रहने का माहौल होने से मनोबल में काफ़ी सुधार हो सकता है। अपनी अनूठी क्षमता के साथ राघव का इरादा एक सीवत चूहे की तरह रहने का नहीं था जो अंधेरे और गंदे आश्रयों में बमुश्किल बच रहा था। अध्याय 9, रात में कार का भक्षण। ओस फर्नीचर सिटी भोपाल शहर के बाहरी रिंग रोड पर स्थित था, एक ऐसा क्षेत्र जहां आमतौर पर कम लोग रहते थे। फर्नीचर मॉल में बिना किसी बचे हुए लोगों के बेतरतीब ढंग से शरण लेने के कारण राघव को बिना किसी रुकावट के अपने काम करने की पूरी आज़ादी थी। उसने समय देखा, शाम 4:30। सूर्यास्त तक अभी भी 2 घंटे से ज्यादा का समय था। बिना किसी हिचकिचाहट के राघव ने एक उच्च गुणवत्ता साधारण अनुभागीय चमड़े के सोफे का चयन करके अपनी धुलाई शुरू की। उसने इसे सपाट ट्रक पर लादने के लिए फोकलिफ्ट का उपयोग किया, फिर एक मोड़ने योग्य स्टील फ्रेम वाला बिस्तर लेने के लिए आगे बढ़ा। जबकि तीसरी बोगी के दरवाजे अपेक्षाकृत बड़े थे, एक लकड़ी के बिस्तर के फ्रेम को अंदर फिट करना स्पष्ट रूप से अव्यावहारिक था, इसलिए उसने स्टील फ्रेम को सीधे बोगी में वेल्ड करने का फैसला किया। एक मोड़ने योग्य सिमंस गद्दा और लेटेक्स टॉपर के साथ यह अभी भी काफ़ी आरामदायक होगा। बेशक वह तकिए और कंबल को नहीं भूलेगा। जितना ज्यादा राघव ने सामान निकाला उतना ही वह खुश हुआ। फिर उसने एक ब्रांडेड स्टोर की दीवार पर लटके एक 60 इंच के फ्लैट स्क्रीन टीवी को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। एक मनोरंजन क्षेत्र अच्छा हो सकता है। खाली समय के दौरान कुछ खेल खेलना या फिल्में देखना बुरा नहीं लगता है, उसने खुद से बुदबुदाया। ले लो। एक पल के लिए भी बिना सोचे राघव ने टीवी को अलग कर दिया और जल्द ही सपाट ट्रक ऊपर तक भर गया। अगर पहली बोगी के बाथरूम में सीमित जगह नहीं होती तो वह शोरूम से शौचालयों और बाथों का एक पूरा सेट ले गया होता। व्रूम टिल्ड। छोटे ट्रक का इंजन गर्जना करने लगा क्योंकि राघव ने अपने यांत्रिक हृदय को सक्रिय कर दिया, जिससे उसकी आंखें हल्की चमक उठीं। उसने ट्रक को चलाया, जो अब लूट से भरा हुआ था, मॉल के पार्किंग स्थल की मुख्य सड़क से नीचे और पटरियों के बगल में हरियाली पर। गैस पैडल पर एक ठोकर के साथ उसने रेलवे को अलग करने वाली चेन लिंक बार को तोड़ दिया और ट्रक को पटरियों के बगल में बजरी की ढलान पर चढ़ा दिया। पूनम 1 घंटे से ज्यादा समय से ट्रेन में इंतजार कर रही थी जब उसने अचानक राघव को एक ट्रक को उनकी ओर चलाते देखा। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। जब उसने देखा कि ट्रक सोफे, गद्दे और यहाँ तक कि एक टीवी से भरा हुआ है तो उसका सदमा भ्रम में बदल गया। क्या इसे सामान भी माना जाता है? सर्वनाश में क्या पानी, भोजन या यहाँ तक कि हथियार ढूंढना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था? वह थोड़ी अचेत महसूस कर रही थी, लेकिन जब राघव ने ट्रक को तीसरी बोगी के पीछे खड़ा कर दिया तो वह मदद करने के लिए जल्दी से दौड़ी। क्लैंग टिल्ड घुर टिल्ड। तीसरी बोगी का पिछला लिफ्ट गेट धीरे धीरे नीचे हो गया। राघव अपनी पीठ पर अपनी छोटी तलवार लिए हुए ऊपर चढ़ा और मोटरसाइकिल और क्रेन को एक तरफ हटा दिया। साथ में दोनों ने सोफा, बिस्तर का फ्रेम, गद्दा, तकिए, कंबल, गलीचा और टीवी को पहली बोगी में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। जब तक सब कुछ खत्म हो गया, सूरज डूब चुका था, जिससे आकाश गोधूली की आखिरी छटाओं से भर गया था। दोनों पसीने से तरबतर थे। बीप 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 टिल्ड। राघव की घड़ी पर अलार्म बज गया। उसका भाव गंभीर हो गया क्योंकि उसने पूनम से कहा, वहां जाओ, कुछ खाओ और खुद को व्यवस्थित करो। मुझे इस ट्रक से निपटना है। उसके मन में एक साहसी विचार था। चूंकि ट्रक पहले से ही यहाँ था तो इसे भक्षण करने का मौका क्यों न लिया जाए। हालांकि यह जोखिम भरा था, रात में साधारण लाशों की तुलना में कहीं ज्यादा बड़े खतरे आते थे। राघव खुद को अपग्रेड करने के इस दुर्लभ अवसर को खोना नहीं चाहता था। उसने जुआ खेलने का फैसला किया। ओह ठीक है, पूनम ने जवाब दिया, हमेशा की तरह आज्ञाकारी। वह अब एक आज्ञाकारी और सहायक साथी की तरह लग रही थी, तुरंत राघव के निर्देशों का पालन कर रही थी। एक बार जब पूनम ने तीसरी बोगी छोड़ दी तो राघव ने एक विशेष रस्सा हुक निकाला जो उसने बनाया था और उसे ट्रेन से जोड़ दिया। उसने धातु के तार को अपनी कमर के चारों ओर लपेटा और जैसे ही दिन की आखिरी रोशनी फीकी पड़ गई, ट्रेन से नीचे उतर गया। एक हाथ छोटे ट्रक पर टिकाकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के यांत्रिक भक्षण को सक्रिय कर दिया। भक्षण प्रगति 1%। एक वाहन को भक्षण करने की परिचित सनसनी लौट आए। राघव अपनी ऊर्जा को तेजी से समाप्त होते हुए महसूस कर सकता था, जबकि भक्षण प्रक्रिया के लिए प्रगति पट्टी छोटे सामानों जैसे उपकरणों की तुलना में दर्दनाक रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एक हाथ ट्रक पर मजबूती से दबा हुआ, उसका दूसरा धातु के रस्सा हुक को कसकर पकड़े हुए था।
उसने हुक को ये सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा था कि वह आपातकालीन नियंत्रण के लिए इन्फिनिट ट्रेन के साथ एक शारीरिक संबंध बनाए रख सके। उसकी क्षमता केवल उन मशीनों में हेरफेर कर सकती थी जिनके साथ वह सीधे संपर्क में था, और यहाँ तक कि थोड़ी दूरी, जैसे कि यह एक धातु के तार से जुड़ी हुई, उसके नियंत्रण को अक्षम कर देगी। भक्षण प्रगति 2%। भक्षण प्रगति 3%। समय बीतता गया, एक एक सेकंड। आसपास अजीब तरह से शांत था। आसपास कोई प्रकाश स्रोत नहीं होने के कारण जैसे ही सूरज पूरी तरह से क्षितिज के नीचे गायब हो गया, दुनिया तेजी से काली हो गई। राघव का भाव तनावपूर्ण हो गया क्योंकि भक्षण प्रक्रिया अपनी धीमी गति से जारी रही। अपने अचेत अवस्था में राघव को अनायास ही ऐसा लगा जैसे कि पृथ्वी खुद सांस ले रही थी। क्या ये डार्क टाइड्स है? शाम 6:45 बजे। आकाश अचानक अंधेरे में डूब गया। यह एक क्रमिक बदलाव नहीं था, ऐसा था जैसे किसी ने एक स्विच चालू कर दिया हो, जिससे एक अजीब, अप्राकृतिक कालापन आ गया हो। 2 महीने से ज्यादा समय से बचे हुए लोग इस अचानक संक्रमण के कुछ हद तक आदी हो गए थे। वे बस रात के जल्दी बीतने के लिए प्रार्थना कर सकते थे। केवल सुबह ही वे जीवन रक्षक सामानों की तलाश के लिए अपने आश्रयों को छोड़ने का साहस करेंगे। लेकिन गहराई से हर कोई कठोर वास्तविकता जानता था, ध्रुवीय रात के बाद भोजन और पानी आखिरकार खत्म हो जाएंगे। क्या तब भी सुबह आएगी? कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। एक आश्रय में छिपना एक धीमी मौत का इंतजार करने जैसा था, लेकिन पलायन या भागना एक उच्च दांव वाला जुआ था। प्रबलित कंक्रीट और स्टील के दरवाजे हमेशा रात में छिपे हुए भयावहताओं को दूर नहीं कर सकते थे, और जंगल में या कार के अंदर जीवित रहने की संभावनाएं और भी कम थीं। कोई भी विकल्प वास्तव में सुरक्षित नहीं था। यही कारण था कि क्षमता उपयोगकर्ता जीवित रहने वाली टीमों के नेता बन गए थे। मानवीय क्षमता से परे शक्तियों के साथ उन्होंने किसी भी स्टील और सीमेंट से अधिक सुरक्षा की पेशकश की। ध्रुवीय रात के दौरान नेटवर्क के पूरी तरह से ढहने से पहले राघव ने कई क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन अपनी अजीब शक्तियों को दिखाते हुए देखा था। वे जल्दी ही वायरल संवेदनाएं बन गए, प्रशंसा और ईर्ष्या प्राप्त कर रहे थे। लोग उनके पास झुंड में आए, और वे जल्द ही सर्वनाश के नेता के रूप में उभरे। सरकारें भी इन व्यक्तियों का अध्ययन करने और उनके साथ सहयोग करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं। जब राघव ने पहली बार फोरम पर इन्फिनिट ट्रेन भर्ती परियोजना के बारे में पोस्ट किया तो उसने अपनी क्षमता का खुलासा करने के विचार के साथ खेला था। उसने सोचा कि यह अनुयायियों की एक लहर को आकर्षित कर सकता है, लेकिन उसने जल्दी से इस विचार को खारिज कर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसके पास सर्वनाश की दुनिया में सैकड़ों, अकेले हजारों बचे हुए लोगों को प्रबंधित करने की क्षमता नहीं थी। जबकि उसकी क्षमता उल्लेखनीय थी, यह अभी तक लगातार आत्मसंरक्षण के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। अगर वह एक नेता बन गया तो उसका सबसे मूल्यवान योगदान संभवतः ट्रेन चलाना और मशीनों की मरम्मत करना होगा। लेकिन क्या होगा अगर उनके नेता होने के बजाय उसे मानव बैटरी के रूप में माना जाता? यह एक बुरा सपना होगा। पीछे मुड़कर देखने पर उसकी चिंताएं पूरी तरह से न्यायसंगत थीं। केवल 2 महीनों में सामानों पर किए गए अत्याचारों की कहानियां बहुत आम हो गई थीं, बचे हुए लोगों के बीच विश्वासघात, हत्याएं और यहाँ तक कि नरसंहार भी। और शक्तिशाली क्षमता वाले उपयोगकर्ता, उन्होंने ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल किया जो तर्क और समझ को धता बताती थीं। उनकी तुलना में राघव की क्षमताएं सर्वनाश के शुरुआती चरणों में काफ़ी अविश्वसनीय लग रही थीं। भक्षण प्रगति 63%। रात में 1 घंटे बाद भक्षण प्रक्रिया आखिरकार आधे से ज़्यादा हो गई थी। राघव ने पूर्ण ध्यान बनाए रखा, अपनी इंद्रियों को तेज रखा क्योंकि उसने घोर अंधेरे वाले परिवेश की निगरानी की। उसने ट्रेन की सभी लाइटें बंद कर दी थीं, अंधेरे में पूरी तरह से घुल मिल गया था। यहाँ तक कि उसकी सांस भी धीमी और स्थिर थी। एक हाथ छोटे ट्रक पर टिकाकर उसने चुपचाप भक्षण प्रक्रिया जारी रखी। यांत्रिक हृदय के कारण उसकी आंखों में होने वाली हल्की चमक को उजागर करने से बचने के लिए राघव ने अपनी आंखें भी बंद रखीं, किसी भी हलचल का पता लगाने के लिए पूरी तरह से अपने कानों पर भरोसा कर रहा था। रेलवे के साथ साथ चेन लिंक बाढ़ को अगर कुछ आता है तो शोर पैदा करना चाहिए, और अगर पटरियों के साथ कुछ भी चलता है तो उसे भी एक आवाज़ करनी चाहिए। भक्षण प्रगति 77%। लगभग हो गया, ये लगभग हो गया है। चटक, बजरी के हिलने की एक हल्की आवाज अचानक चुप्पी को तोड़ गई। राघव जम गया। अध्याय 10, सफेद विकृति। राघव ने अपनी भौहें सिकुड़ी और अपनी सांस रोक ली। चटक चटक, आवाज करीब आ गई, भारी और जानबूझकर। उसके दिल की धड़कन रुक गई। ये किसी लाश की हरकत की आवाज नहीं थी। इसके बजाय ये बजरी के खिलाफ एक लकड़ी की छड़ी के टकराने की आवाज से मिलती जुलती थी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। यह अनिश्चित था कि क्या उसके यांत्रिक हृदय से निकलने वाली हल्की चमक का पता लगाया जा सकता है। फिर भी जब उसने चारों ओर देखा तो कुछ भी असामान्य नहीं था। सामने की तरफ एकमात्र चीज छोटे ट्रक की अस्पष्ट काली आकृति थी। वह पीछे देखने के लिए मुड़ा। इन्फिनिट ट्रेन चुपचाप पटरियों पर खड़ी थी, जिसमें डिब्बों के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी।
यहाँ तक कि पूनम भी संभवतः रात के आने के कारण शांत रही थी। शायद वह सो गई थी। सब कुछ परेशान करने वाला शांत था। स्थिरता के बावजूद राघव का दिल बेचैनी से भरा हुआ था। उसे यकीन था कि उसने कुछ सुना था और उसकी गहरी छठी इंद्रिय ने उसे बताया कि उसे किसी अज्ञात उपस्थिति द्वारा देखा जा रहा था। उसका दिल तेज हो गया, लेकिन उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया, अपनी यांत्रिक भक्षण क्षमता को पूरी ताकत से धकेला। तेज तेज दोपहर में फर्नीचर धोते समय वह जो आराम महसूस कर रहा था वह चला गया था। कल रात दादा बादल के साथ भयानक मुठभेड़ की याद ने उसके पूरे शरीर को ठंडा कर दिया। वह हताश होकर जितनी जल्दी हो सके ट्रेन की सुरक्षा में पीछे हटना चाहता था। भक्षण प्रगति 98%। लगभग हो गया। इसमें लगभग 1.5 घंटे लग गए थे, लेकिन अगर वह सफल हो गया तो परिणाम निस्संदेह इसके लायक होंगे। भक्षण सफल। यांत्रिक स्रोत अंक जोड़ 30, यांत्रिक भक्षण कौशल निपुणता जोड़ 10। बोनस इनाम ताकत जोड़ 5, गति जोड़ 5, सुरक्षा कवच जोड़ 2। बधाई हो, आपकी गति विशेषता LV.13/50 तक अपग्रेड हो गई है। जैसे ही उसकी दृष्टि में एक हल्की चमक चमकी, राघव ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसके यांत्रिक स्रोत अंक आसमान छू गए थे और गति में अपग्रेड के साथ उसकी दृष्टि तेज होने लगी। वूश! जैसे ही भक्षण प्रक्रिया समाप्त हुई, छोटा ट्रक राख में बिखर गया। ढीले सामान जमीन पर बिखर गए। शोर ने रात की स्थिरता को तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही राघव आराम करने लगा था, उसने इसे सुना। उसके ऊपर एक कंप गूंजने वाली गूंज। हुनक टिल्ड। आवाज भयानक रूप से अजीब थी, जैसे एक जहाज का टूटा हुआ हॉर्न एक जंग लगी धातु की पाइप से गूंज रहा हो। यह मानवीय नहीं लग रहा था, और न ही ये किसी मशीन जैसा लग रहा था जिससे वह कभी मिला था। राघव की पीठ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने अपना सिर ऊपर की ओर झुकाया, और जो उसने देखा उससे लगभग उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई। उसके बगल में एक मानवीय प्राणी खड़ा था, लगभग 3 मीटर ऊंचा, जिसकी त्वचा पीली राख जैसी थी। उसका पतला शरीर विकृत रूप से लंबा लग रहा था, जिसकी भुजाएं उसके घुटनों से भी नीचे लटक रही थीं। उसके विकृत सिर के ऊपर एक विशाल लाल मुंह था, जो विकृत रूप से बड़ा था और तेज, चमकते दांतों से भरा हुआ था। उसकी 2 गोल, चमकती लाल आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, क्योंकि वे राघव को एक परेशान करने वाली तीव्रता के साथ घूर रही थीं। ये वहां चुपचाप खड़ा था, कौन जानता है कब तक, जब तक ट्रक के विघटन से निकली आवाज ने उसका ध्यान नहीं खींचा। इस एहसास से राघव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसकी खोपड़ी में झुनझुनी हुई और उसका पूरा शरीर खतरे के लिए चिल्लाया। हुनक टिल्ड। प्राणी ने एक बार फिर अजीब, कम दहाड़ निकाली। उसकी लंबी भुजा धीरे धीरे उठी और उसकी 5 रेजर तेज उंगलियां स्टील के पंजों की तरह क्रूरता से राघव की ओर बढ़ीं। राघव की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने एक तेज सांस ली। अगर वह चीज मुझे पकड़ लेती है तो मैं एक मानव कबाब में कट जाऊंगा। सौभाग्य से उसकी गति विशेषता अभी अभी समतल हुई थी। उसकी सजगता इतनी तेज हो गई थी कि उसने उम्मीद भी नहीं की थी। इससे पहले कि प्राणी के पंजे उस तक पहुंच पाते, उसका शरीर सहज रूप से एक कदम पीछे हट गया। क्लैंग! धातु की एक कठोर चीख गूंज उठी, क्योंकि प्राणी के पंजे रेलवे की पटरियों से टकराए, जिससे चिंगारियों का एक फुहार उड़ गया। स्टील के खिलाफ स्टील के पीसने की तेज आवाज ने राघव के दिल को बेकाबू कर दिया। वह नहीं हिचका। अपना हाथ उठाते हुए उसने सीधे प्राणी के सिर पर निशाना साधा और एक पवन तोप छोड़ दी। बूम! एक दबी हुई धमाका गूंज उठा और प्राणी कई कदम पीछे लड़खड़ा गया, क्योंकि उसका विकृत रूप से ऊंचा सिर एक भारी प्रहार से टकराया था। हालांकि राघव का दिल बैठ गया। पवन तोप उसकी मोटी खाल से नहीं गुजरी थी। यह महसूस करते हुए कि स्थिति कितनी विकट थी, राघव ने एक और सेकंड बर्बाद करने का साहस नहीं किया। वह इन्फिनिट ट्रेन की ओर भागा और एक तरल गति में उस पर चढ़ गया। अपने यांत्रिक हृदय को सक्रिय करते हुए उसने एक साथ पीछे का लिफ्ट गेट उठाया और ट्रेन शुरू कर दी। लाइटें चमक उठीं। हंगामा ने पूनम को चौंका दिया, जो पहली बोगी से दिखाई दी और उसकी ओर चिल्लाई, राघव, क्या हो रहा है? जल्दी कॉकपिट में जाओ और सड़क देखने में मेरी मदद करो। ठीक है। उसकी आवाज में तात्कालिकता को महसूस करते हुए पूनम तुरंत मुड़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के कॉकपिट की ओर भागी। घुरटिल्ड। हाइड्रोलिक लिफ्ट गेट धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। पहली बार राघव को लगा कि यह असहनीय रूप से धीमी गति से चल रहा है। उसका डर जल्द ही पुष्टि हो गया। इससे पहले कि गेट पूरी तरह से बंद हो पाता, एक विशाल पीला हाथ अचानक अंदर पहुंच गया और लिफ्ट गेट को पकड़ लिया। उसके भयानक काले पंजों ने स्टील में गहरी खुदाई की, जिससे कई नुकीले खांचे बन गए। क्या अविश्वसनीय ताकत है! राघव की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि डिब्बे की आंतरिक रोशनी ने बाहर के प्राणी को रोशन किया। विकृत सिर में आंखों के लिए केवल 2 रक्तलाल छेद थे, अथाह रसातल की तरह, और उसका अधिकांश चेहरा एक विशाल मुंह पर हावी था, जो रेजर तेज दांतों की पंक्तियों पर पंक्तियों से भरा हुआ था। उन नुकीले दांतों को देखकर राघव की खोपड़ी में झुनझुनी हुई। ये चीज निश्चित रूप से एक ज़ोंबी नहीं थी।
उसका तत्काल विचार स्पष्ट था, ये प्राणी कोई उत्परिवर्तित इंसान या संक्रमित लाश नहीं था। यह इस दुनिया से भी नहीं था। तुम पर धिक्कार है। अपने घबराहट में राघव ने अपने डर को एक तरफ धकेला, अपने दांत पीसे और कार्रवाई में कूद पड़ा। उसने अपनी छोटी तलवार पकड़ी, आगे कूदा और लिफ्ट गेट को पकड़े हुए विशाल पीले हाथ पर अपनी पूरी ताकत से नीचे मारा। क्लैंग! प्रहार मांस से नहीं मिला, बल्कि कुछ स्टील जितना कठोर था। प्रभाव की शक्ति ने उसके हाथ को इतना कठोर झटका दिया कि उसकी हथेली सुन्न हो गई। अपनी तलवार के किनारे पर एक चिप बनते देखकर राघव ने एक ठंडी सांस ली। यह क्या है? यह इतना कठोर है। हुनक टिल्ड! पीले विशाल ने एक बार फिर अपनी अजीब गूंजने वाली दहाड़ निकाली। हालांकि उसकी हरकतें धीमी लग रही थीं, लेकिन उसकी राक्षसी ताकत निर्विवाद थी। एक हाथ लिफ्ट गेट पर कसकर चिपका रहा और जैसे ही इन्फिनिट ट्रेन इसे पटरियों के साथ खींचती रही, ये लड़खड़ा गया, लेकिन इसने जाने नहीं दिया। जैसे ही उसके विशाल शरीर को आगे खींचा गया, चिंगारियां उड़ गईं। प्रतीत होता है कि क्रोधित होकर प्राणी ने अपना दूसरा हाथ उठाया और पूरे डिब्बे तक पहुंचा, मानो इसे फाड़ने का इरादा हो। ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़! धातु के खिलाफ धातु की चीख बज उठी, क्योंकि प्राणी की पकड़ की सरासर ताकत के कारण तीसरी बोगी के पहियों को पटरियों के खिलाफ पीसना पड़ा, जिससे हर दिशा में चिंगारियां उड़ गईं। राघव का दिल बेकाबू हो गया। विशाल की ताकत जबरदस्त थी और उसका शरीर ब्लेड या गोलियों के लिए अभेद्य था। अगर यह ट्रेन को पटरी से उतारने में कामयाब रहा तो ये रात निश्चित रूप से उसके अंत का कारण बनेगी। निर्णायक रूप से कार्य करते हुए राघव ने अपना हाथ उठाया, अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित किया और एक और पवन तोप को छोड़ा, इस बार सीधे प्राणी की रक्तलाल बाईं आंख पर निशाना साधा। बूम! ट्रेन की रोशनी के अतिरिक्त लाभ के साथ उसका हमला सटीकता के साथ उतरा। विशाल की बाईं आंख से गहरे लाल रक्त का एक फुहार बह निकला, जिससे उसका पीला चेहरा लाल हो गया। मोटा रक्त धीरे धीरे उसके विशाल मुंह में टपक गया और प्राणी ने दर्द की एक कान भेदी चीख निकाली। आ! बहरा कर देने वाली चीख इतनी तेज और कर्कश थी कि राघव को अपने शरीर पर हर बाल खड़े हो गए और उसके कान दर्द से धड़कने लगे। लेकिन उसके हमले ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। प्राणी के विशाल हाथ ने लिफ्ट गेट पर अपनी पकड़ छोड़ दी। आखिरकार हाइड्रोलिक लिफ्ट गेट तनाव के तहत धूम्रपान कर रहा था, बंद होने में कामयाब रहा। क्लैंग! क्लैंग! ट्रेन की गति बढ़ने लगी, पटरियों के खिलाफ पहियों के खड़खड़ाने की लयबद्ध आवाज हवा में भर गई। राघव तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया और बाहर देखा, लेकिन बिना किसी बाहरी रोशनी के पीला विशाल पलक झपकते ही स्याही जैसे कालेपन में गायब हो गया। फू! राघव ने राहत की एक लंबी सांस ली, थकावट से फर्श पर गिर गया। उसकी नज़र पीछे के लिफ्ट गेट पर पड़ी, जो अब 3 गहरे नुकीले पंजे के निशानों से मार्ग था। जैसे ही उसने मौत के कितने करीब आने के सबूत को देखा, उसके हाथ कांपने लगे। यह महीनों में पहली बार था जब उसने कुछ ऐसा भयानक सामना किया था। अगर ध्रुवीय रात ऐसी चीज़ों से भरी है, धिक्कार है, उसने खुद से बुदबुदाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उस पल में उसने वास्तव में रात की भयावहता को समझा। भागो! कोई और विकल्प नहीं था। उन्हें अगाध और डार्क टाइड से भागना था। कल रात ये लाशों को नियंत्रित करने वाले कीड़े जैसे प्राणी थे। आज रात ये पीला विशाल था। कौन जानता था कि कालेपन में और क्या भयावहता छिपी हो सकती है। कोई भी जो सोचता था कि वे रात में जीवित रह सकते हैं, वे निराशाजनक रूप से भ्रमित थे। मानवता के लिए एकमात्र रास्ता ज्वारों से भागना था, ध्रुवीय रात से भागना था।